वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। साधना जी, आई एम सॉरी, हम आपकी माँ को बचा नहीं पाए। और पापा कैसे है डॉक्टर? एक्सीडेंट में देवेंद्र जी का सर पर चोट लगने के कारण उनका कंडीशन सीरियस है। वो आपसे मिलना चाहते हैं। साधना बेटी, मुझे और तेरी माँ को माफ कर देना बेटी। हम दोनों तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। नहीं पापा, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटा, मेरा समय आ गया है, मुझे जाना ही होगा। लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक काम सौंप कर जा रहा हूँ बेटा। अपने दोनों छोटे भाइयों का ख्याल रखना। रोहित और अमर को माँ जैसे प्यार देना। उनको पाल पोस कर बड़ा करना। उन दोनों को कभी खुद से दूर मत करना साधना। अपने पापा से वादा कर बेटा कि तू रोहित और अमर का ख्याल रखेगी। मैं वादा करती हूँ पापा कि मैं अपनी दोनों भाइयों का ख्याल रखूंगी, उनको माँ जैसा प्यार दूंगी, उनको पाल पोस कर बड़ा करूंगी। जब तक मैं जीऊंगी उन दोनों को खुद से कभी अलग नहीं करूंगी, कभी नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद था साधना। अब मैं शांति से मर पाऊंगा। उसके बाद देवेंद्र जी हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर दिए। अपनी माता पिता की देहांत के बाद साधना अपनी छोटे भाइयों का अच्छी तरह से ख्याल रखती है। रोहित, अमर, चलो मैं तुम दोनों को स्कूल ड्रॉप करके वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाऊंगी। देखो, तुम दोनों स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करना, बदमाशी मत करना। स्कूल छुट्टी होने के बाद मैं तुम दोनों को लेने आऊंगी। तुम दोनों यहाँ अकेले मत आना। ठीक है दीदी। अब चलो, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। साधना रोज अपनी भाइयों को स्कूल छोड़कर ऑफिस चली जाती है और स्कूल छुट्टी होने के बाद उनको लेकर घर चली आती है। वो अपनी भाइयों का माँ की तरह ख्याल रखती थी। रोहित और अमर भी साधना की हर बात मानते थे। एक दिन साधना को ऑफिस से निकलने में देर हो गई थी। तब तक स्कूल छुट्टी हो गया था। रोहित और अमर स्कूल की बाहर साधना की इंतजार कर रहे थे। भैया, आज दीदी बहुत लेट कर दिए हैं, अब हम क्या करें? अमर, दीदी ने कहा था कि उनका इंतजार करने को, इसलिए और थोड़ी देर उनका इंतजार करते हैं। दोनों बच्चे काफी समय तक साधना की इंतजार करते रहे। अमर, दीदी अभी तक नहीं आई, काफी लेट हो गया है। एक काम करते हैं, यहाँ पास में तो हमारा घर है, चलो हम दोनों घर अकेले चल जाते। उसके बाद रोहित और अमर अकेले घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो दोनों रास्ते में जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार की कार उनके सामने आती है। उस कार को देखकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। तब एक आदमी आकर उन दोनों को खींच लेता है, जिसकी वजह से रोहित और अमर की जान बच जाती है। तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ, हम दोनों ठीक है, थैंक यू। तुम दोनों इतने छोटे हो और अकेले रास्ते से जा रहे हो। तुम दोनों का घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतना कहकर वो आदमी रोहित और अमर को घर छोड़ता है। उधर साधना ऑफिस से स्कूल आती है। वो बच्चों को ना देखकर घबरा जाती है। वो उधर इधर हर जगह देखती है, लेकिन रोहित और अमर उसे नहीं मिलते। मैं अब क्या करूं? रोहित और अमर को कहाँ ढूंढूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो दोनों कहाँ गए होंगे? एक काम करती हूँ, मैं पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस की मदद लेती हूँ।
तब साधना की फोन बजती है। हेलो, कौन? दीदी, मैं रोहित बोल रहा हूँ। रोहित, तुम दोनों कहाँ हो? दीदी, हम दोनों घर पहुँच गए हैं, आप घर आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद साधना जल्दी से घर पहुँचती है। तुम दोनों घर कैसे आए? तुम दोनों को पता है मैं तुम्हें स्कूल में ना पाकर कितना घबरा गई थी। बच्चों के ऊपर क्यों नाराज होते हो? गलती तो आपकी है। अगर सही समय पर मैं नहीं आता तो पता नहीं इन दोनों का क्या होता। इन दोनों कार के नीचे आ जाते। हाँ दीदी, हम दोनों को माफ कर दीजिए। आप स्कूल आने में लेट कर दिए, इसलिए मैं और अमर घर अकेले आ रहे थे। अब एक कार तेजी से हम दोनों के सामने आ गया। तब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तब ये भैया आकर हम दोनों को बचा लिए। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे लिए एक फरिश्ता बनकर आए और मेरी भाइयों को बचा लिए। थैंक यू। इसमें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। इंसानियत की खातिर मुझे जो ठीक लगा वो मैं किया। ऐसे मेरा नाम आकाश है, मैं यहाँ पास में रहता हूँ। मैं अब चलता हूँ। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे जरूर बोलना। अब तो हम आपके पड़ोसी हैं। जी थैंक यू। इतना कहकर आकाश वहाँ से चले जाते हैं। घर आने के बाद आकाश की मन में साधना की छवि बस जाती है। वो साधना को मन ही मन पसंद करने लगते हैं। रोहित, अमर, जल्दी चलो। तुम दोनों को स्कूल छोड़कर मुझे आज जल्दी ऑफिस पहुंचना है। आज ऑफिस में एक क्लाइंट मीटिंग है। लेट हो जाऊंगी तो बॉस मुझे गुस्सा होंगे। चलो जल्दी चलते हैं। तब आकाश वहाँ पहुँचते हैं। साधना जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं रोहित और अमर को आज स्कूल छोड़ दूं? आप क्यों तकलीफ लेंगे? मैं ऑफिस जा रही हूँ तो रास्ते में इन दोनों को स्कूल छोड़ दूंगी। जब मैं यहाँ बच्चों से मिलने आ रहा था तभी मैं सुना कि आज आपकी क्लाइंट मीटिंग है। आपको ऑफिस जल्दी पहुँचना भी है, इसलिए आप यहाँ से सीधा ऑफिस जाइए। मैं रोहित और अमर को ठीक से स्कूल छोड़ दूंगा। मुझ पर भरोसा कीजिए। आकाश पर भरोसा करके साधना रोहित और अमर को उनके साथ स्कूल जाने के लिए परमिशन देती है और वो खुद ऑफिस चली जाती है। उधर आकाश साधना से मिलने रोज बहाना करके किसी ना किसी काम से उसकी घर आता था। एक दिन आकाश साधना को फोन करता है। हेलो आकाश जी, आप इतने रात को फोन किए, कुछ काम था क्या? साधना जी, आपसे एक बात कहना था कि आप कल बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मुझे पास वाले गार्डन में मिल सकते हैं? प्लीज मना मत करना। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। उसके अगले दिन साधना बच्चों को स्कूल छोड़कर आकाश को मिलने पार्क आती है। आकाश जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाए? साधना जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन कैसे कहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आकाश जी, आपको जो कुछ भी कहना है आप जल्दी कहिए। मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। साधना जी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? नहीं आकाश जी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? आप किसी और को पसंद करती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके दिल में कोई और नहीं है तो आप मुझसे शादी करने के लिए क्यों मना कर रही है? आकाश जी, मेरे ऊपर रोहित और अमर की जिम्मेदारी है। अगर मैं शादी कर ली तो उनका देखभाल कौन करेगा? उनका मेरे अलावा और कोई नहीं है। जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी तब तक मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी भाइयों को मेरी जरूरत है। आपको किसने कहा कि शादी के बाद आप अपने भाइयों से अलग हो जाओगे? अगर आप बिना शादी के उन दोनों बच्चों को माँ जैसे प्यार दे रहे हैं तो क्या मैं आपसे शादी करके उनको पिता का प्यार नहीं दे सकता? शादी के बाद रोहित और अमर हमारे साथ रहेंगे, हमारे बेटे की तरह। उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, ये वादा है मेरा। मुझे शादी के बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। ठीक है, मैं कल तक का आपको समय देता हूँ, आप सोच समझकर जवाब देना। उसके बाद साधना ऑफिस चली जाती है। साधना ऑफिस से घर आकर आकाश का दिया हुआ शादी की प्रपोजल के बारे में सोचती है। बहुत सोचने के बाद वो एक फैसला लेती है और अगले दिन सुबह आकाश को फोन करके बोलती है। आकाश जी, मैं आपसे शादी करने के फैसले के बारे में बहुत सोचा और सोचने के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप क्या कह रहे हैं साधना जी?
मैं बहुत सोच समझकर ये डिसीजन ली हूँ। आकाश जी, शादी के बाद हमारा बच्चा होगा, घर संसार बढ़ेगा। ऐसे में जाने अनजाने में अगर हम दोनों ने रोहित और अमर के प्रति कुछ भी नाइंसाफी की तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं अपनी खुशी के लिए मेरी भाइयों के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती। मुझे माफ कर दीजिए। साधना, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि शादी के बाद हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। रोहित और अमर को ही हमारे बच्चों जैसे प्यार देंगे, उन्हें अच्छी परवरिश देंगे, उन्हें पाल पोस कर बड़ा करेंगे। हम दोनों जहाँ रहेंगे वो दोनों भी हमारे साथ रहेंगे, हमारे बच्चे बनकर। लेकिन आप मेरे लिए इतनी बड़ी सैक्रिफाइस क्यों करेंगे? शादी के लिए आपको मुझसे भी अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगे ना। लेकिन आप तो नहीं मिलेंगे ना साधना जी। जब से मैंने आपको देखा है तब से मेरे मन मंदिर में बस आप ही बसे हो। आपकी तरह अच्छी और समझदार जीवन साथी मुझे और कहीं नहीं मिलेगी। और ऐसे भी मैं आपकी तरह अनाथ हूँ, इसलिए मैं आपकी सिचुएशन अच्छी तरह से समझता हूँ। प्लीज साधना जी, शादी के लिए मना मत कीजिए, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और जिंदगी के सफर में मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। आकाश की इतना कहने पर साधना शादी के लिए हाँ कर देती है और कुछ दिन के बाद एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आकाश और साधना रोहित और अमर की परवरिश में कोई कमी नहीं रखते थे। उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार देते थे। देखते ही देखते 15 साल गुजर जाता है। दीदी, जल्दी खाने के लिए दो, मुझे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है। हाँ रोहित, बस 2 मिनट, अभी नाश्ता लेकर आ रही हूँ। दीदी, मुझे भी कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है, मुझे जल्दी से पॉकेट मनी दे दो ना। हाँ हाँ बाबा, आती हूँ। सुबह होते ही तुम दोनों घर सर पर उठाते हो। रोहित, ए ले तेरा नाश्ता, और अमर, ए लो तुम्हारा दूध। और दीदी, मेरा पॉकेट मनी और कॉलेज की फीस? पॉकेट मनी और कॉलेज की फीस तुम्हारे अकाउंट में अभी ट्रांसफर कर दिया है, तुम पैसे निकाल कर कॉलेज में डिपॉजिट कर देना। ओके जीजू, थैंक यू, आप दुनिया के सबसे अच्छे जीजू हो। बाय जीजू, बाय दीदी। आप दोनों अमर का तो काम कर दिए, अब मेरा एक कर दीजिए। तेरा काम? तेरा कौन सा काम? दीदी, जीजा जी, आज मेरा एक कंपनी में इंटरव्यू है, मुझे आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए, जैसे कि ये जॉब मुझे ही मिले। हम दोनों की आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा से ही है। मेरा मन कहता है कि तुझे ये जॉब जरूर मिलेगा। अब तू जा, वरना इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएगा। जी दीदी, मैं आता हूँ। अमर, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मेरा? क्यों? अमर, सीमा का पापा उसकी शादी किसी और से जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ करा रहे हैं, वो भी आज। तू कुछ कर अमर, मैं सीमा को खोकर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ऐसे कैसे सीमा के पापा उसकी शादी किसी और से कराने जा रहे हैं? सीमा तो तुमसे प्यार करती है ना, और तुम दोनों साबालिग हो। अब मैं देखता हूँ कि ये शादी कैसे होती है। संजय, तू अभी पंडित को लेकर पास वाली शिव मंदिर में पहुंच, शादी की तैयारी कर। तेरी और सीमा की शादी आज ही शिव मंदिर में होगा। मैं 1 घंटे में सीमा को लेकर मंदिर में पहुंचता हूँ। ऐसे कहकर अमर सीमा के घर सबसे छुपकर पहुंचता है। अमर, तू यहाँ? चल चल, बातें करने की अब ज्यादा समय नहीं है। तू भी अजीब लड़की है यार, प्यार संजय से करती है और शादी किसी और से करने जा रही है। मैं क्या करती अमर? पापा मुझे संजय को मार डालने की धमकी दे रहे थे, इसलिए डर के मारे मैं शादी के लिए हाँ कर दिया। लेकिन मैं संजय से बहुत प्यार करती हूँ। शादी करेगी संजय से? हाँ करूँगी। तो चल मेरे साथ शिव मंदिर, वहाँ संजय तेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन पापा, वो संजय और मेरी शादी होने नहीं देंगे। वो सब तू मुझ पर छोड़ दे और चल जल्दी, कोई हमें देखने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा। हाँ चलो। अमर सीमा को लेकर घर से चला आता है। उन्हें संध्या देख लेती है। वो सीमा को आवाज लगाती है, लेकिन सीमा को सुनाई नहीं देती है। इस शादी के दिन सीमा कहाँ जा रही है? और वो लड़का कौन था? मुझे अंकल को इस बारे में बताना होगा। संध्या अंदर आकर सब कुछ सीमा की पापा को बताती है। हाँ अंकल, मैं अभी सीमा को किसी लड़के के साथ अभी घर से बाहर जाते हुए देखी। मैं उसे आवाज लगाई, लेकिन वो नहीं सुनी।
वो जरूर उस लड़के संजय के साथ गई होगी। मैं अभी आता हूँ। अंकल, मैं भी आपके साथ आती हूँ। मैं उस लड़के को देखा है, शायद मैं आपकी किसी मदद कर पाऊँ। उधर अमर सीमा को लेकर शिव मंदिर पहुंचता है। वो सीमा और संजय की शादी करवाता है। थैंक यू अमर, मेरे दोस्त। तू ना होता तो आज मैं और सीमा की शादी नहीं हो पाती। थैंक यू यार। दोस्ती में ना सॉरी ना थैंक यू। अभी तुम दोनों की शादी हो गई तो जाओ खुशी से रहो। मैं जानता हूँ तेरे पास अब पैसे नहीं होंगे, इसलिए तू ये पैसा रख, तेरे काम आएंगे। अमर, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। थैंक यू दोस्त। इतना कहकर संजय और सीमा वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सीमा के पापा पुलिस को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। अंकल, ये वही लड़का है जो सीमा को लेकर आपके घर से गया था। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। मेरी बेटी कहाँ है? मुझे नहीं पता। इंस्पेक्टर, आप इसे लेकर इसे खातिरदारी कीजिए जैसे वो मेरी बेटी के बारे में बोल दे। पुलिस अमर को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है और उसे पूछताछ करती है। तब संजय और सीमा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर सर, आप प्लीज अमर को छोड़ दीजिए। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। संजय से शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। मैं सावालिक हूँ और मुझे अपनी मर्जी से शादी करने की पूरा हक है। मेरी पापा मेरी बिना मर्जी से मेरी शादी किसी और के साथ करवाना चाहते थे और मैं संजय से प्यार करती थी, इसलिए मैं घर से भागकर संजय से शिव मंदिर में शादी कर ली। हाँ सर, इसमें अमर का कोई गलती नहीं है। ये शादी हम दोनों की मर्जी से हुई है, इसलिए आप अमर को छोड़ दीजिए। ठीक है, हम अमर को छोड़ देते हैं और एक केस फाइल यहाँ पर क्लोज करते हैं। मैं आपके पापा को सब कुछ बता दूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर? अमर के साथ साथ आप इस संजय को भी गिरफ्तार कीजिए। ये संजय मेरी बेटी को बहलाकर फुसलाकर शादी किया है। आप इसे हवालात के अंदर डाल दीजिए। नहीं पापा, संजय ने मुझे बहला फुसला कर शादी नहीं किया है। मैं अपनी मर्जी से संजय के साथ शादी की हूँ। देखिए मिस्टर चौधरी, आपकी बेटी अब सावालिक है। वो अपनी मर्जी से संजय के साथ शादी की है, इसलिए हम संजय और अमर के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। इसलिए आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप अपनी बेटी को और दामाद को आशीर्वाद देकर घर ले जाइए। ये बात सुनकर सीमा के पापा गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस अमर को छोड़ देता है। आई एम सॉरी अमर, हमारी वजह से तुम्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ा। कोई बात नहीं सीमा, तुम ये सब के बारे में सोचकर परेशान मत हो। अब तुम दोनों जाओ और अपने नए जिंदगी की शुरुआत अच्छी तरह से करो। सच में अमर, तुम बहुत अच्छे हो। हमेशा प्यार करने वालों को मिलाते हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हें भी बहुत जल्दी एक अच्छी सी लड़की मिल जाए। ये बात सुनकर अमर मुस्कुरा देता है। उसके बाद संजय और सीमा वहाँ से चले जाते हैं। मैं अब घर कैसे जाऊं? अगर दीदी को इस बारे में पता चली तो वो बहुत गुस्सा करेगी। क्या करूं? चाहे जो भी हो, घर तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद अमर घर जाता है। उसको देखकर साधना गुस्से में आकर अमर को एक चांटा मारती है। तुम कॉलेज पढ़ने जाते हो या लड़की भगाकर उसकी शादी कराने जाते हो? ये तुमने 5-6 बार कर चुके हो। सबकी भला करने की ठेका तुमने सिर्फ ले रखा है क्या? आज तो हद हो गई। तुम्हें पुलिस पकड़ के स्टेशन ले गई। दीदी, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हो, मुझे माफ कर दीजिए। जब भी मैं देखता हूँ कि दो प्यार करने वालों के साथ अन्याय हो रहा है, तब पता नहीं मुझे क्या हो जाता है और मैं दोनों को मिलाने के लिए वही करता हूँ जो उनके लिए सही है। दीदी, संजय और सीमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और सीमा के पापा उसकी बिना मर्जी से जबरदस्ती शादी किसी और से कराने जा रहे थे, इसलिए मैंने सीमा को भगाकर संजय और सीमा की शादी करवा दिया। दीदी, अब तुम ही बताओ, दो प्यार करने वालों को मिलाकर मैंने कुछ गलत किया क्या? जीजू, आप बताओ, मैंने कुछ गलत किया क्या? बिल्कुल नहीं, तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया। सही किया? हवालात के अंदर होकर आया है और आप कह रहे हो कि सही किया। आज मैं बहुत खुश थी कि रोहित को जॉब मिल गया है, लेकिन अमर, तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से तुमने मुझे दुखी कर दिया। अमर, तुम्हारी दीदी बहुत गुस्से में है। दीदी गुस्से में है तो आज खाने को नहीं मिलेगा अमर। जीजा जी क्या करे? जाओ, तुम्हारे दीदी को जैसे भी हो मनाओ। हाँ जीजू, आप सही बोल रहे हो, लेकिन जीजू आप भी एक बात सुनकर नाराज हो जाओगे।
कौन सी बात? आपने आज सुबह जो पैसे दिए थे कॉलेज फीस जमा करने के लिए, वो पैसे मैंने संजय को दे दिए। उसकी नई नई शादी हुई थी ना, और उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उसे वो पैसे दे दिए। अरे अमर, उसकी चिंता छोड़, मैं तुझे कल फिर से पैसे दे दूंगा, तू कॉलेज में जमा कर देना। लेकिन अब तेरे दीदी को कैसे मनाओगे, उसके गुस्सा कैसे शांत करोगे, उस बारे में सोचो। हाँ जीजू, आप सही बोल रहे हैं, किसी भी तरह दीदी को मनाना पड़ेगा, उनका गुस्सा शांत कराना पड़ेगा। जीजू, रोहित भैया, आप दोनों भी मेरे साथ चलिए। दीदी, मुझे इस बार माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसा भूल कभी नहीं करूंगा। प्लीज दीदी, माफ कर दो, मेरी अच्छी दीदी, प्यारी दीदी, माफ कर दो प्लीज। इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली हूँ अमर। जब भी मैं तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करके तुम्हें माफ करती हूँ, तब तुम वही गलती फिर से दोहराते हो। मैं इस बार तुम्हें कोई भी बात सुनने वाली नहीं हूँ। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। साधना, इस बार माफ कर दो अमर को, वो बोल रहा है ना कि आगे से वो ऐसा काम नहीं करेगा जिसके कारण तुम्हें दुख पहुंचे। क्यों अमर, मैं सही बोला ना? आप चुप रहिए आकाश जी, आपकी लाड़ प्यार की वजह से ही ये बिगड़ गया है। उसको तो अब मैं कभी माफ करने वाली नहीं हूँ, बोल लेती हूँ। अब जाओ आप लोग यहाँ से, और मुझे कुछ देर अकेले छोड़ दो। दीदी, आप मुझे माफ करना नहीं चाहते तो मुझे माफ मत कीजिए, लेकिन आप मुझसे नाराज और गुस्सा मत हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। माँ पापा गुजरने के बाद आप ही माँ बनकर हम दोनों भाइयों को पाल पोस कर बड़ा किए हैं, हमको ढेर सारा प्यार दिए है। आप चाहे तो मुझे और 2-4 चांटा मारिए, लेकिन मुझसे नाराज मत होइए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। दीदी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है तू? अपनी दोस्तों के पास? तू क्यों ऐसा काम करता है जिसकी वजह से मैं नाराज हो जाती हूँ? सारी दुनिया की भला करने का ठेका तुमने ले रखा है क्या? तेरी इस हरकत की वजह से तुझे आज पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। अब शाम हो गई है और मैं जानती हूँ तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। चल कुछ खा ले। आप भी तो कुछ नहीं खाए हो ना दीदी? तू नहीं खाया है तो मैं कैसे खा सकती हूँ? अब बातें करना छोड़ और पहले चल कुछ खा ले। आप मुझे माफ कर दिए ना दीदी? हाँ कर दिया माफ, लेकिन ये आखिरी बार, फिर से ऐसी कोई भी काम नहीं करना, वादा कर मुझसे। ठीक है दीदी, मैं वादा करता हूँ, मैं आज से ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसमें आपको दुख पहुँचे। अब चलो सब साथ में खाते हैं। पापा, आप जानते हो आज क्या हुआ? क्या हुआ? आज मैं सीमा की शादी में गई थी। उसके घर में जब पहुंची तब मैंने देखा कि सीमा किसी लड़के के साथ बाइक में बैठकर कहीं जा रही थी। मैं उसे बहुत आवाज दी, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनी। उसके बाद मैं सीमा की पापा को इस बारे में बताया। संध्या एक एक करके सारी बात उसकी पापा आलोक जी को बताती है। पापा, सीमा एक बड़ी घर की लड़की होकर संजय जैसी छोटी घर के लड़के के साथ शादी की। वो संजय के साथ कैसे खुश रह पाएगी? अंकल ने उसके लिए बड़े घर का लड़का ढूंढा था, लेकिन उसने संजय के साथ भागकर शादी कर ली। वो अपनी पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। सीमा की तरह पढ़ी लिखी बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी अमीर लड़की होकर एक गरीब से शादी कर ली। और उसका वो दोस्त, क्या नाम था उसका, अमर, वो तो सीमा से ज्यादा बेवकूफ है। दोस्त की वजह से खुद पुलिस स्टेशन गया। पापा, ये सारी गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं, पूरा बेवकूफ। संध्या, तू ये क्या कह रही है बेटा? किसको ऐसे नहीं कहते। क्या हुआ? सीमा अगर किसी गरीब लड़के से प्यार करके शादी की, हो सकता है कि उस लड़के के पास ज्यादा पैसा ना हो, लेकिन उसका दिल बड़ा होगा। वो सीमा से बहुत प्यार करता होगा। देखना, सीमा उसके साथ बहुत खुश रहेगी। और रही उसके दोस्त अमर की बात, उसने जो भी कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। 2 प्यार करने वालों को मिलाया है उसने। दोस्तों के खुशी के लिए हवालात के अंदर भी गया। इससे ये साबित होता है कि अमर एक अच्छा दोस्त होने के साथ साथ एक अच्छा लड़का भी है। पापा, आप अमर से मिले भी नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि वो अच्छा लड़का है? आप भी ना पापा। अच्छा, रात बहुत हो गई है, मैं अब सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। मुझे किसी भी तरह अमर से मिलना होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अमर मेरी बिगड़ी हुई बेटी को सही रास्ते पर लेकर आ पाएगा। ये सोचकर आलोक जी मुस्कुराने लगते हैं।
काव्या का फोन? और इस समय? काव्या, मैंने तुम्हें कितने बार मना किया है कि घर पर फोन मत करना। दीदी और जीजाजी अब घर पर है। ऐसे में अगर वो दोनों हम दोनों के बात करते हुए सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे दीदी और जीजाजी हमारे बारे में जाने, तभी जाकर तो हमारी शादी होगी। शादी अभी नहीं हो सकता। मुझे कुछ दिन हुए हैं जब मिलने में। थोड़ा जब मैं सेटल हो जाऊं फिर तुमसे शादी करूंगा। तब रोहित की ये बात अमर सुन लेता है। ये भैया शादी के बारे में किससे बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि फोन में किसी लड़की के साथ बात कर रहे हैं। पता लगाना होगा कि वो कौन है। उसके बाद अमर रोहित के पास जाकर उसका मोबाइल छीन लेता है। अमर, ये तू क्या कर रहा है? मेरा मोबाइल दे। मैं तुम्हें मोबाइल नहीं दूंगा। पहले पता तो चले कि तुम किससे शादी की बात कर रही हो। हेलो, मैं अमर हूँ। आप जो भी हो, मैंने आपको अपना भाभी बनाने के लिए रजामंदी दे दी है। और रही दीदी और जीजू की बात, मैं अभी उनको बता देता हूँ। वो भी हाँ कर देंगे, इसलिए आप टेंशन मत होइए भाभी। आप बहुत जल्दी बहू बनकर हमारे घर आ जाएंगे। अच्छा, मैं अब फोन रखता हूँ। बाय, गुड नाइट। थैंक यू अमर, बाय, गुड नाइट। भैया, आप एकदम छुपा रुस्तम हो। अगर मैं ठीक समय पर नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप किससे प्यार करते हो। मैं अब चला दीदी और जीजू को बोलने। अमर, अभी नहीं, सही समय आने दे, मैं दीदी और जीजाजी को बता दूंगा। नहीं भैया, अभी सही समय है, मैं चला। अरे अमर, सुन मेरी बात। अमर अमर, तू इस वक्त कुछ काम था क्या? दीदी, आपको कुछ कहना है रोहित भैया के बारे में। रोहित के बारे में? कौन सी बात? कुछ नहीं दीदी, ये अमर ऐसे ही बोल रहा है। दीदी, आप सुनोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आपका ये भोला भला भाई ऐसा कुछ किया होगा। अमर, बात को घुमा फिरा के मत बोल, सीधे सीधे बोल कि रोहित ने क्या किया है। बोल दू भैया? रोहित को क्या पूछ रहा है? बोल ना, क्या बात है? दीदी, आपके ये भाई को किसी से प्यार हो गया है। मैंने भैया को किसी लड़की से बात करते हुए सुना है आज, और मैंने भी उनसे बात किया अभी। क्या? रोहित, अमर जो बोल रहा है, क्या वो सच है? जी दीदी, ये बात सच है। कौन है वो लड़की और वो कहाँ रहती है? उसके घर में सब कौन कौन है? दीदी, उसका नाम काव्या है। वो इसी शहर में उसकी माँ के साथ रहती है। बचपन में ही उसके पापा का देहांत हो गया था। वो माँ बेटी एक भाड़े के घर में रहते हैं। ठीक है, कल काव्या को बता देना। मैं और तुम्हारे जीजाजी कल उसके घर जाएंगे तुम दोनों की शादी की बात करने। ठीक है दीदी, थैंक यू। उसके अगले दिन साधना और आकाश काव्या के घर जाते हैं। साधना को काव्या बहुत पसंद आती है। एक शुभ मुहूर्त देखकर रोहित और काव्या की शादी करवा दिया जाता है। एक दिन अमर सीमा और संजय को मॉल में देखता है। सीमा, संजय, तुम दोनों यहाँ कैसे हो? तुम दोनों? हम दोनों अच्छे हैं और बहुत खुश हैं। तुम जानते हो अमर, संजय को एक अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल गया है। कल ही उसका ज्वाइनिंग है, इसलिए हम दोनों यहाँ शॉपिंग करने आए थे। अरे वाह, कंग्रेचुलेशन संजय। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। ये खुशी तो तुमने दी है अमर, थैंक यू यार। तुम दोनों की शॉपिंग खत्म हो गई तो चलो साथ में बस स्टॉप तक चलते हैं। तब बस स्टॉप पर उनको संध्या देख लेती है। पापा, आप कार में बैठिए, मैं अभी आई। सीमा, तू यहाँ बस स्टॉप पर क्या कर रही है? संध्या, तू? हम बस आने की इंतजार कर रहे हैं घर जाने के लिए। कितने दिनों के बाद तुझे देख रही हूँ। बहुत खुशी हुई तुझे देखकर। लेकिन मुझे तुझे देखकर खुशी नहीं हुई, बड़ा दुख लग रहा है तुझे यहाँ इस तरह बस स्टॉप पर बस की इंतजार करते हुए देखकर। मैं तो सोचा था कि संजय से शादी करके तू बहुत खुशी से रहती होगी, लेकिन ये क्या? कार तो छोड़, संजय के पास तो एक बाइक भी नहीं है तुझे बिठाकर घुमाने के लिए। यहाँ कड़ी धूप में तुझे बस का इंतजार करना पड़ रहा है। पहले तो तू कितना आसान से कार में घुमा करती थी, अब क्या हुआ? काश कि तू अंकल की बात मानकर उनकी पसंद के लड़के से शादी करी होती तो आज तुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। राज करती तू वहां पर, खुशी से रहती बहुत। संध्या, मैं संजय से शादी करके बहुत खुश हूँ। पैसा हमेशा सब कुछ नहीं होता। जिंदगी को अच्छी तरह से बिताने के लिए एक अच्छा
और प्यार करने वाला जीवन साथी की भी जरूरत होती है, लेकिन तू ये नहीं समझेगी। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। ये सारी बातें आलोक सुन लेते हैं। संध्या, तू घर जा, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं बाद में आता हूँ। उसके बाद संध्या वहाँ से चली जाती है। संध्या की जाने के बाद आलोक उनके पास आते हैं। सीमा बेटा, संध्या की बिहेवियर की वजह से मैं तुम्हें माफी मांगता हूँ बेटा। उसकी बात को तुम दोनों दिल पर मत लेना। उसकी कोई जरूरत नहीं है अंकल। संध्या मेरी बचपन की दोस्त है, मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ। वो थोड़ी सी नकचड़ी है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। अंकल, ये संजय है। हमने भागकर शादी की थी, इसलिए आप संजय को मिले नहीं थे। हमें आशीर्वाद दीजिए अंकल। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे बताना। जी अंकल। अंकल, आप इससे मिलिए। ये है अमर। अमर की वजह से ही मैं और संजय एक हो पाए। और अमर, ये संध्या की पापा। नमस्ते अंकल। अच्छा, तो तुम हो अमर। काफी सुना है तुम्हारे बारे में। अच्छा काम करते हो तुम, दोस्तों की मदद करके। अच्छा अमर, तुम्हारे घर में सब कौन कौन है? मेरे घर में मेरे दीदी, जीजू, रोहित भैया और काव्या भाभी, हम सब साथ में रहते हैं। और तुम्हारे माता पिता? मेरे माँ बाबा बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। उनके जाने के बाद मेरी दीदी और जीजू हम दोनों भाइयों को पाल पोस कर बड़ा किया है। ये समझ लीजिए कि मैं और रोहित भैया उनके बच्चे हैं। अंकल, हमारा बस आ गया है, हम आते हैं। उसके बाद सीमा, संजय और अमर बस में बैठकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आलोक किसी को फोन करते हैं। हेलो, संध्या के कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। अमर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अमर और संध्या की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। उन दोनों को करीब लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। रोहित, अमर, कहाँ हो? इधर आओ, हॉल में। क्या हुआ दीदी? ये कुछ पेपर्स है, इसे पढ़कर तुम दोनों साइन कर दो। दीदी, पढ़ने की क्या जरूरत है? आपने पढ़ लिया है ना, तो फिर हो गया। कहाँ साइन करना है बता दीजिए। अरे, तुम दोनों अब बड़े हो गए हो, पहले पढ़ तो लो, फिर साइन कर लेना। दीदी, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है। आप जो भी करोगी वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। बोलिए, कहाँ साइन करना है? अच्छा ठीक है, यहाँ पे तुम दोनों साइन कर दो। उसके बाद रोहित और अमर पेपर्स में साइन कर देते हैं। ये देखकर काव्या और उसकी माँ हैरान हो जाते हैं। रोहित, तुम बिना पेपर्स पढ़े साइन कैसे कर दिया? तुमने सुना नहीं? मुझे और अमर को दीदी के ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए हमने पेपर्स के ऊपर साइन कर दिए। तुम इस तरह आंख बंद करके दीदी के ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हो रोहित? उस पेपर्स में कुछ भी हो सकता है। तुम कहना क्या चाहती हो? बेटा, काव्या को बुरा मत समझना। मेरे बड़े भाई ने इस तरह एक पेपर्स में मेरी साइन लेकर हमारा घर, हमारा जायदाद पूरा उसके नाम कर दिया, जिसकी वजह से काव्या की पापा सदमे से हमें छोड़कर चले गए और हम माँ बेटी दोनों को दर दर की ठुकरे खाना पड़ा। इसलिए आज की बात से किसी भी पेपर्स में साइन करने से पहले एक बार पढ़ लेना। इस तरह आंख बंद करके अपनी दीदी और जीजाजी के ऊपर भरोसा मत करना। लोगों को नियत खराब होने में एक पल भी नहीं लगता। आप दोनों बस कीजिए, मेरे दीदी ऐसी नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते रोहित? एक बार पेपर्स पढ़ने में तुम्हारा क्या जाता है? उसके बाद काव्या और उसकी माँ रोहित को बहुत समझाते हैं। अच्छा ठीक है, आगे से अगर दीदी कोई भी पेपर्स में साइन करने के लिए बोलेगी तो पहले मैं पेपर्स को पढ़ूंगा, या तो फिर दीदी को पूछ लूंगा कि वो पेपर्स क्या है। अब तो तुम खुश हो ना? रोहित की बातें सुनकर काव्या और उसकी माँ खुश हो जाते हैं। पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन मेरी कार तो गैरेज में है। क्या मैं आपकी कार ले जाऊँ? ठीक है, ले जा, लेकिन जल्दी आना। ऑफिस में शाम 7 बजे मेरा एक मीटिंग है। ठीक है पापा, मैं 7 बजे से पहले घर आ जाऊंगी। बाय। संध्या आलोक जी की कार लेकर कॉलेज जाती है। कॉलेज से लौटने के समय रास्ते में संध्या की कार खराब हो जाती है। अरे, ये कार अचानक से बंद क्यों हो गई? कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है?
नो, इस कार को अभी खराब होना था। मैं अभी घर कैसे जाऊं? रात हो चुकी है। अभी सुनसान सड़क पे मैं किसको लिफ्ट मांगू? पापा को फोन करती हूँ। एक कहकर संध्या आलोक जी को फोन लगाती है, लेकिन आलोक जी मीटिंग में थे, इसलिए वो अपना फोन साइलेंट करके उनके केबिन में रख दिए थे, जिसके कारण वो संध्या की कॉल रिसीव नहीं कर पाए। पापा मेरी कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे हैं? मैं अब क्या करूं? घर कैसे जाऊं? तब वहाँ से एक कार गुजरती है। संध्या हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगती है, लेकिन वो कार रुकती नहीं है। बिजली कड़क रही है, शायद बारिश होने वाली है। तब वहाँ से अमर गुजर रहा था। वो संध्या को देखकर उसके पास रुक जाता है। संध्या, क्या हुआ? तुम यहाँ सुनसान सड़क पर क्यों रुकी हो? मैं यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए तो नहीं रुकी होगी ना? तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरी कार खराब हो गई है? मुझे देखने दो, क्या हुआ है? उसके बाद अमर कार को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं हो पाता। लगता है मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, लेकिन गैरेज यहाँ से बहुत दूर है। इसी तो अपने आप को बड़ा हीरो मानते हो। लड़कियों को उनके घर से भगाकर उनकी शादी करवाते हो, लेकिन तुमसे एक कार भी ठीक नहीं हो पाया। स्टूपिड। स्टूपिड किसको बोल रही हो? मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ जो तुम्हारा कार ठीक करूँ। अगर तुम्हें घर जाना है तो मेरे बाइक में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैं और तुम्हारे साथ बाइक में बैठकर जाऊं? नेवर। मैं सुबह तक यहाँ खड़ी रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ बाइक में बैठकर नहीं जाऊंगी। ठीक है, खड़ी रहो, मुझे क्या। ऐसे भी अभी बारिश होने वाली है, यहाँ खड़ी होकर भीगती रहो। और तुम्हारी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि यहाँ पास में एक जंगल है, वहाँ से देर रात होने पर जानवर भी आ सकते हैं। मैं किसी को नहीं डरती। जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐसे कहकर अमर वहाँ से चला जाता है। अरे, ये तो सच में चला गया। मैं अब क्या करूं? घर कैसे जाऊं? तब बारिश शुरू हो जाती है। ओह नो, ये बारिश को भी अभी होना था। तब संध्या फिर से आलोक जी को फोन करती है। पापा फोन उठाओ प्लीज, प्लीज फोन उठाओ। ये पापा भी ना मेरी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? तब एक कार आकर संध्या के पास रुकती है। वहाँ से दो लड़के निकलकर संध्या के पास जाते हैं और उसके साथ बदतमीज से पेश आते हैं। हाय हाय, इतनी सुनसान सड़क पर छमक छल्लुक क्या कर रही हो? हमारे साथ चलो, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। मुझे नहीं जाना है तुम दोनों के साथ, तुम लोग चले जाओ। चले कैसे जाए जाने मन, तुम्हें छोड़कर। ऐसे कहकर वो दोनों लड़के संध्या को छेड़ने लगते हैं। तब अमर वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उन दोनों लड़के को मारने लगता है। डर के मारे वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। संध्या बहुत घबरा जाती है। तुम ठीक तो हो ना? अच्छा हुआ कि मैंने सही समय पर आ गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अब बैठो बाइक में, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये बात सुनकर संध्या अमर को एक चांटा मारती है। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, मुझे पता है ये सब तुम्हारे साजिश है। तुमने ही ये दो लड़के को भेजा होगा, ये दो तुम्हारे दोस्त होंगे। अपने आप को बड़ा हीरो समझते हो ना? मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए मना कर दिया, इसलिए तुमने इन्हें भेजा था और खुद हीरो बनकर मुझे बचाने के लिए फिर से आ गए। पागल हो गई हो तुम। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम मुझे ही दोष दे रही हो। तुम्हारी जैसी बदतमीज लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। हीरो बनने के लिए किसी भी लड़की के साथ ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकता। तुम्हारी मर्जी, तुम मेरे साथ बाइक में बैठकर जाओगी या नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ से चला गया तो मैं फिर से तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। फिर अकेली भीगती रहना इस बारिश। अमर की ये बात सुनकर संध्या उसकी बाइक में बैठ कर जाती है। अमर संध्या को उसके घर छोड़ देता है। संध्या, मुझे माफ कर देना, मुझे तुम पर हाथ उठाने नहीं चाहिए था। माय फुट। अजीब लड़की है यार, इतनी बारिश में मैंने उसको गुंडों से बचाया, उसको उसके घर पर छोड़ा, मुझे थैंक यू भी नहीं बोली, मुंह मोड़कर चली गई। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा। इतना कहकर अमर वहाँ से चला जाता है। अमर जाने के बाद आलोक जी घर पहुँचते हैं। उनको देखकर संध्या गुस्सा हो जाती है। पापा, मैं आपको कितना फोन किया, लेकिन आप मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे?
आपको पता है आज मेरे साथ क्या क्या हुआ? सॉरी बेटा, मीटिंग चल रहा था और मैंने मोबाइल साइलेंट कर दिया था, इसलिए पता नहीं चला। आपको पता है पापा, घर आने के समय कार रास्ते में खराब हो गया। पास में कोई गैरेज नहीं था। मैंने एक कार से लिफ्ट भी मांगी, लेकिन वो कार चला गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। उसके बाद संध्या आलोक जी को सारी बात बताई। आई एम सॉरी बेटा, तेरे साथ आज इतना सब कुछ हुआ और मैं तेरी कुछ भी मदद नहीं कर पाया। थैंक गॉड कि तू सही सलामत है। इसके लिए तुझे अमर को शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसकी वजह से तू आज घर पर सही सलामत पहुंच पाई। मैं और अमर का शुक्रिया अदा करूं? कभी नहीं। उसने मुझे, आपकी बेटी को, आलोक मित्तल की बेटी को चांटा मारा है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। उसने जो कुछ भी किया तेरे भले के लिए तो किया है संध्या, और तू उस बेचारे पर नाराज हो रही हो। बेचारा और वो, आप हमेशा उसकी तरफदारी क्यों करते हैं पापा? ऐसे कहकर संध्या नाराज होकर अपनी रूम में चली जाती है। अगले दिन न्यूज़पेपर में संध्या और अमर का तस्वीर छपती है, जिसको देखकर आलोक जी हैरान होते हैं और संध्या को बुलाते हैं। संध्या जल्दी आओ, देखो आज के अखबार में क्या छपी है। क्या छपी है पापा? ये देख, तेरी और अमर की तस्वीर छपी है। संध्या न्यूज़पेपर देखती है और हैरान हो जाती है। पापा, ये तस्वीर किसने खींची है? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये जरूर अमर ने किया होगा, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। तुम दोनों की तस्वीर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन चुकी है। इसे देखकर सब मुझे कॉल पर कॉल करेंगे, बोलेंगे कि आलोक मित्तल की बेटी किसी लड़के के साथ इतने रात में बाइक में चिपक कर बैठ कर जा रही है। बड़ा बदनाम होगा मेरा। और तो और कॉलेज जाने पर लोग तुझे भी उल्टी सीधी बात करेंगे। पापा, जब मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं है तो डरना क्यों? हम लोगों को बोल सकते हैं कि ये सब झूठ है। मेरी और अमर के बीच कोई ऐसा चक्कर नहीं है। किस किस को तू बोलेगी? लोगों को अगर तू समझाने जाएगी तो वो तुझे ही गलत समझेंगे। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। आप अब क्या करेंगे? शादी, तेरी और अमर की शादी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं अमर से शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बदनामी से बचने के लिए तुझे अमर से शादी करना ही पड़ेगा, वरना मैं अपना जान दे दूंगा। उधर आकाश और साधना भी न्यूज़पेपर में अमर और संध्या की तस्वीर देखकर हैरान हो जाते हैं। ये लड़की कौन है? और अमर ने इसके बारे में हमें कुछ नहीं बोला। बात आकर अखबार तक पहुंच गई। आज आने दो अमर को, फिर से उसकी खबर लेती हूँ। आप इस बार हमारे बीच में मत आना। देखो साधना, अमर को डांटने से पहले उसकी पूरी बात सुन लेना। तब अमर वहाँ पर पहुँचता है। दीदी, जीजू, क्या हुआ? आप दोनों इतने चुप क्यों हो? अमर, ये लड़की कौन है जिसके साथ तुम्हारा अखबार में फोटो छपी है? लड़की के साथ फोटो छपी है? दिखाओ मुझे न्यूज़पेपर। उसके बाद अमर न्यूज़पेपर देखता है। दीदी, ये तो संध्या है, मेरी कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन ये अखबार में जो लिखा है वो सच नहीं है। कल रात को घर लौटने के समय मैंने देखा कि संध्या सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी है। मैं उसके पास गया। उससे पूछने पर पता चला कि उसकी कार खराब हो गई है। बारिश भी होने वाली थी, इसलिए मैंने उसे घर ड्रॉप करने के लिए बोला, लेकिन वो नक्चरी लड़की मना कर दी। इसलिए मैं वहां से चला गया, लेकिन उस बीच बारिश शुरू हो गई। फिर मैंने सोचा कि वो अकेली सुनसान सड़क पर खड़ी है, अगर उसे कहीं से लिफ्ट नहीं मिली तो घर कैसी जाएगी। इसलिए मैं फिर से उसके पास गया। तब मैंने देखा 2 आवारा लड़के उसे छेड़ रहे थे। मेरा उन लड़कों के साथ हाथापाई हो गई। फिर वो दोनों डरकर भाग गए। उसके बाद बहुत समझाने के बाद संध्या मेरे बाइक पे बैठ के घर जाने के लिए राजी हुई। फिर मैं उसे उसके घर छोड़कर यहाँ चला आया। बस कल यही सब हुआ। जब मैं घर लौटा तो बहुत देर हो चुका था, इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बोल पाया। मेरा यकीन कीजिए दीदी, मेरा संध्या के साथ कोई भी चक्कर नहीं है। और तो और ये भी नहीं जानता कि इतनी बारिश में सुनसान सड़क पर हमारा फोटो कौन खींचा। प्लीज दीदी, मुझ पर भरोसा कीजिए। हमको तुम पर भरोसा है अमर, लेकिन इसे अचानक से मैंने तुम्हारा फोटो अखबार पे देखकर थोड़ा डर गई थी। इस फोटो को और अखबार की हेडलाइन को जो भी पढ़ेगा उसे तो यही लगेगा कि तुम्हारी और संध्या के बीच कुछ है। पता नहीं संध्या के घर वाले ये फोटो देखकर क्या सोचते होंगे। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा दीदी, वो लोग बहुत अमीर है। उनको ये सब झूठी खबर की आदत पहले से होगी। वो लोग सब हैंडल कर लेंगे। पैसे देकर उसकी पापा सब कुछ मैनेज कर देंगे। आप संध्या की चिंता मत कीजिए।
पैसे के बलबूते पर सब कुछ मैनेज नहीं होता है अमर। अंकल आप यहाँ? दीदी, जीजू, ये संध्या की पापा है। नमस्ते, आइए अंकल बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। आप दोनों अमर के दीदी और जीजाजी है? हाँ, मैं अमर की दीदी हूँ और ये अमर की जीजाजी। देखो बेटी, मैं आज आप लोगों से एक बात कहने आया हूँ। मैं एक लड़की की पिता हूँ। जब एक लड़की की तस्वीर एक लड़के के साथ खींचकर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती है, तब उस लड़की की पिता को कैसे महसूस होता है ये बस मैं ही जानता हूँ। सुबह से मुझे कॉल पर कॉल आ रहा है। लोग मुझे जानबूझकर ताने मार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आलोक मित्तल, आपकी बेटी की तस्वीर अखबार पर छपी है। वो लड़का कौन है? आपकी बेटी की उसके लड़के के साथ क्या चक्कर है? मैं सबको एक ही बात बोल रहा हूँ कि वो लड़का संध्या की एक दोस्त है, लेकिन लोग उसका गलत मतलब निकालना शुरू कर दिए हैं। मेरा मजाक भी उड़ रहा है। सुबह से मैं जिधर भी जा रहा हूँ वहां बस संध्या और अमर के बारे में चर्चा सुन रहा हूँ। मेरी और मेरी बेटी की बड़ी बदनामी हो रही है। अब आप ही बताइए, एक बाप होने के नाते मैं क्या करूं? आप लोग ही इसका कोई हल निकालिए, मेरा मदद कीजिए। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं अंकल? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं? हाँ बोलिए ना अंकल। बेटी, मैं जानता हूँ संध्या और अमर के बीच ऐसा कोई चक्कर नहीं है। फिर भी इस बदनामी से बचने के लिए मैं चाहता था कि अमर और संध्या की शादी करवा दिया जाए। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? आप इतने रईस आदमी हैं। आप आपकी बेटी की हाथ मेरे भाई को देना चाहते हैं? संध्या आपके घर बड़े ऐसो आराम में पलकर बड़ी हुई होगी। वो यहाँ हमारे घर में कैसे रहेगी? उसको बहुत तकलीफ होगी। आप लोग उसकी चिंता मत करो। अमर मुझे बहुत पसंद है। जब अमर और आप सब इस घर पे खुशी से रहते हो तो फिर संध्या क्यों नहीं रहेगी? उसको खुशी से आप लोगों के साथ रहना होगा। और ऐसे भी तुम्हारी जैसी बड़ी बहन जब उसके पास रहेगी तो वो सब कुछ सीख जाएगी। देखो बेटी, मुझे दुखी मत करना। एक मजबूर बाप की लाज रख लेना। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, अगर ये शादी नहीं होगी तो हम बाप बेटी किसी को मुंह दिखा नहीं पाएंगे। हम दोनों हमारे जान दे देंगे। नहीं नहीं अंकल, इसे मत कहिए। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, लेकिन शादी तो अमर को करनी होगी ना। इसलिए एक बार मैं अमर से पूछना चाहूंगी। अमर, संध्या से शादी करने के बारे में तेरा क्या फैसला है? दीदी, आप और जीजू जो फैसला लेंगे वो मुझे मंजूर है। अंकल, आप अमर और हमारा राय तो जान चुके हैं। हमारी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है, इसलिए आप संध्या से भी पूछ लीजिए। अगर वो शादी के लिए हाँ करती है तो हम बहुत जल्दी अमर और संध्या की शादी करवा देंगे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज ही संध्या से बात करके आप लोगों को उसका फैसला बता दूंगा। मैं अब चलता हूँ। संध्या, अमर और उसके परिवार शादी के लिए हाँ कर दिए है। लेकिन पापा, मैं आपको कितनी बार कहूँ कि मैं अमर से शादी करना नहीं चाहती। प्लीज पापा, मुझे फोर्स मत कीजिए। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ संध्या। ये शादी करके तू अपनी पापा को बदनामी से बचा पाएगी। अगर ये शादी नहीं हुआ तो मैं और तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मुझे जो कुछ कहना था वो मैं कह दिया। आगे तेरी मर्जी। मैं कल सुबह अमर के घर वालों को रिश्ता के लिए मना कर दूंगा। इतना कहकर आलोक जी उनके कमरे में चले जाते हैं। संध्या रात भर शादी के बारे में सोचती है। मैं पापा को इस तरह दुखी नहीं देख सकती। माँ के गुजरने के बाद पापा ही मुझे माँ और पापा दोनों का प्यार दिए हैं। मुझे पाल पोस कर बड़ा किए हैं। मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं किए हैं। क्या मैं उनकी खुशी के लिए अमर से शादी नहीं कर सकती? अमर से शादी करके ही मैं और पापा इस बदनामी से बच सकते हैं। और ऐसे भी अमर से शादी करके मैं थोड़ी ना उसके घर रहूंगी। मैं शादी के अगले दिन ही वहां से चली आऊंगी। ऐसे सोचकर अगले दिन संध्या आलोक जी के पास जाती है। पापा, आप अमर के घर वालों को रिश्ते के लिए मना मत कीजिए। अमर से शादी करने के लिए मेरी हाँ है। तू सच कह रही है संध्या? हाँ पापा, मैं अमर से शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर आलोक जी खुश हो जाते हैं और तुरंत ये बात साधना को बताते हैं। और एक शुभ मुहूर्त देखकर अमर और संध्या की शादी करवा दिया जाता है। शादी के अगले दिन संध्या अपनी सूटकेस लेकर अपनी पापा के घर जाने के लिए निकल पड़ती है। संध्या, तुम सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हो? आपसे मतलब? मैं अपनी पापा के घर जा रही हूँ। शादी के अगले दिन
ऐसे कोई लड़की अपनी मायके चली जाती है क्या? तेरी अमर से शादी हुई है, तू इस घर की बहू है, ये घर अब से तेरा है। तू अपने ही घर को छोड़कर कैसे जा सकती है संध्या? और तू जरा हमारे बारे में तो सोच। एक नई नवेली दुल्हन अगर शादी के अगले दिन अपनी ससुराल छोड़कर चली जाएगी तो लोग हमें क्या कहेंगे? हम लोगों के सामने सर उठाकर चल नहीं पाएंगे, बड़ी बदनामी होगी हमारी। इसलिए तो जा रही हूँ ताकि आप लोगों की बदनामी हो। संध्या, ये कैसी बात कर रही हो दीदी के साथ? क्यों, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है? आज मैंने तुम्हारे दीदी के साथ थोड़ी सी ऊंची आवाज में क्या बात कर ली, तुम्हें बुरा लग रहा है? और तुम उस दिन मुझे जो चांटा मारा उसका क्या? और तो और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुमने ही अपने आवारा दोस्तों को कहकर हम दोनों की फोटो अखबार में छपवाए होगे। मैं ये शादी तुमसे बदला लेने के लिए की थी, तुम्हारे साथ घर संसार बसाने के लिए नहीं। संध्या, ये घर छोड़कर मत जा, वरना मैं तुम्हारे पापा को क्या जवाब दूंगी? ये आपकी प्रॉब्लम है, उसमें मुझे क्या? इतना कहकर संध्या वहाँ से चली जाती है। वो सीधा अपनी पापा के घर जाती है। घर पहुँचने के बाद वो देखती है कि आलोक जी किसी के साथ फोन में बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच। तुमने ये काम इतनी सफाई से किया कि किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि उस दिन रात को तुमने ही अमर और संध्या की फोटो खींची थी, और मेरे कहने पर तुमने अखबार में उन दोनों की तस्वीर छपाया था। इस काम के लिए मैं तुम्हें जितनी शाबाशी दूं उतना कम है। दिल खुश कर दिया तुमने, इसलिए मैं बाकी के पैसे तुम्हें आज ही भेज दूंगा। अच्छा, रखता हूँ। आलोक जी की बातें सुनकर संध्या हैरान हो जाती है। ये क्या, पापा ने ही पैसे देकर मेरी और अमर की तस्वीर पेपर में छपवाए थे? लेकिन क्यों? आज पापा को मेरी हर एक सवाल का जवाब देना होगा। ऐसे कहकर संध्या गुस्से से आलोक जी के पास जाती है। वाह पापा वाह, आपने ही अमर और मेरी तस्वीर अखबार में छपवाए थे। क्यों किया आप ऐसा पापा? मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिए? अच्छा हुआ तुझे सब पता चल गया। ये बात सच है कि अमर और तेरी तस्वीर मेरे कहने पर खींची गई थी और छपाया गया था। लेकिन क्यों पापा, आपने ऐसा क्यों किए? अमर और तेरी शादी करवाने के लिए। अमर मुझे पहले से ही पसंद था। अमर जैसा सुलझा हुआ लड़का तुझे कहीं और कहीं नहीं मिल सकता था। वो और उसके परिवार भी कितने अच्छे हैं। दुख में हो या सुख में वो सब हमेशा खुशी से एक साथ रहते हैं। कितना प्यार है उनके बीच। मैं पहले से ही तेरे लिए ऐसा ही एक लड़का ढूंढ रहा था। उस बीच तुमने ही सीमा और संजय की शादी के बारे में बताई, अमर के बारे में भी बताई, और मैंने भी उस दिन बस स्टॉप पर अमर को देखा। उससे बात करके मैंने मन ही मन उसे अपना दामाद बनाने के लिए मन में ठान लिया था। उस दिन से ही मैंने तुम्हारी और अमर की शादी कैसे करवाऊं उसके बारे में प्लान किया, और डिटेक्टिव अर्जुन की मदद से मैंने उस प्लान को अंजाम दिया। पापा, आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? आपको ये अच्छी तरह से पता था कि मैं मिडिल क्लास लड़के के साथ कभी शादी करना नहीं चाहती थी, फिर भी आप मेरी शादी अमर के साथ करवाए। आप मेरी जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं पापा? धोखा दिया है आपने मुझे, धोखा। मैं इसलिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तू अभी अमर को ठीक से पहचानती नहीं, इसलिए तुझे ये सब धोखा लग रही है। लेकिन जब तू अमर को अच्छी तरह से समझेगी तब तुझे अपने पापा के ऊपर नाज होगा। तब तुझे समझ में आएगी कि मैंने तेरी शादी अमर के साथ करके कोई गलत नहीं किया। आपने गलत किया है पापा। आपने मेरी बिना मर्जी से अमर के साथ शादी करवाए, मेरी खुशी का ख्याल नहीं रखे। आज पहली बार मुझे माँ की कमी का महसूस हो रही है। अगर माँ आज जिंदा होती तो वो ये सब कभी करने नहीं देती। अगर सावित्री आज जिंदा होती तो वो भी वही करती जो तेरे लिए सही होता। ये सब सुनकर संध्या गुस्से से वहाँ से चली जाती है और वो फिर से अपनी ससुराल आ जाती है। ए, यहाँ फिर से क्यों आई हो? गेट आउट फ्रॉम हियर। इस घर को क्या धर्मशाला समझती हो? जब मन किया यहाँ से चली गई, जब मन किया यहाँ आ गई। जाओ यहाँ से, वरना धक्का मार के यहाँ से भगा दूंगा। अमर, ये तू क्या कर रहा है? अपनी पत्नी के साथ कैसे बात करनी है ये क्या तू नहीं जानता? आज के बाद तू संध्या से ऐसी बातें कभी मत करना। चल संध्या, किचन में चलते हैं। मैं, तुम और काव्या तीनों मिलकर साथ में लंच बनाएंगे और ढेर सारे बातें करेंगे। लंच? और मैं? नहीं नहीं, मैं घर की कोई भी काम नहीं कर सकती।
मुझे इसकी आदत नहीं है। ए, तू फिर से मेरी दीदी से जबान चला रही है। अमर, तू चुप रह। तू हम दोनों के बीच कभी मत आना। जा यहाँ से। अच्छा ठीक है संध्या, तू घर का कोई भी काम नहीं करना। तू कल से फिर से कॉलेज जाना, ठीक है? अब तो खुश हो जा। साधना की बातें सुनकर संध्या खुश हो जाती है। कुछ दिन के बाद संध्या की पापा उसको मिलने अमर के घर आते हैं। साधना बेटी। अंकल, आप यहाँ? ये क्या साधना, घर में दो दो बहुएं होकर तू ये सब काम कर रही है? तो क्या हुआ अंकल, ये तो मेरा रोज का काम है। क्यों? संध्या को बोली होती तो वो करती सब। संध्या, वो ये सब क्यों करेगी? वो नई दुल्हन है, उसका अभी अभी शादी हुई है। उससे झाड़ू पोछा करवाना ठीक नहीं होगा अंकल। और ऐसे भी उसे आपके घर में ये सब की आदत नहीं होगी। खामोखा उसे तकलीफ होगी। तकलीफ होगी? तू कैसे काम कर रही है, ऐसे ही वो करेगी? मुझे लगता है अभी तक उसकी अकड़ नहीं गई है। कहाँ है वो? संध्या छत पर है, आप वहां जाकर उससे मिल आइए। मैं अभी आती हूँ। संध्या, कैसी हो बेटी? आप कौन हो? संध्या की बात सुनकर आलोक जी इधर उधर देखते हैं। किसको पूछी? मुझे? हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कौन हो? मैं तुम्हारी पापा हूँ और तुम मुझे नहीं पहचान रही हो? पापा? और आप मेरे कुछ नहीं लगते। चले जाइए यहाँ से। तू अब तक मुझसे नाराज है संध्या? मुझे तो लगा था कि तू सब कुछ भूल गई होगी। तू सच कह रही थी संध्या, अमर से शादी करके तू कभी खुश नहीं रहेगी। ये बात का आज मुझे एहसास हो रहा है। शादी के 2 महीने हो गए हैं, अभी तक अमर ने कोई काम शुरू ही नहीं किया। तेरी शादी मैंने इतनी जल्दी उसके साथ करवा दिया, लेकिन मुझे क्या पता था अमर इतनी बेकार और अयोग्य होगा। बड़ी भूल कर दी मैंने। मिस्टर आलोक मित्तल, मेरे घर में मेरे सामने मेरे पति को अयोग्य बोलने के लिए आपको हिम्मत कैसे हुई? आपको ये अधिकार दिया किसने? वाह संध्या वाह, मैंने तुझे जन्म दिया और तू अपनी पापा का नाम लेकर बोल रही हो। मैं धन्य हो गया। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं तेरे लिए तेरी पसंद के कुछ ड्रेस और गहने लाया था। ये ले, इसे संभाल कर रखना, वरना तेरी पति अमर पैसे के लिए इसे बेच देगा। ले। ये बात सुनकर संध्या गुस्से से सारी सामान फेंक देती है। मिस्टर आलोक मित्तल, ले जाइए आपकी ड्रेस और एक गहने। मुझे कुछ नहीं चाहिए और चले जाइए यहाँ से। तुझे ऐसे अहंकार क्यों? ये घमंड किसके लिए? तेरी पति का 1 रुपया कमाने की औकात नहीं है, इसलिए तो तुम लोग उसकी दीदी और जीजाजी के कमाई पे पल रही हो। और तू इतना अकड़ दिखा रही है। पहले तू जाकर अपने पति को बोल कुछ कमाए और तुझे 2 मुट्ठी खाने को दे, इसके बाद डिंग मारना। आलोक जी जाने के बाद साधना, आकाश और अमर छत पर आते हैं। संध्या, अंकल कहाँ है? मैं उनके लिए चाय नाश्ता लाई थी। वो चले गए। चले गए? तुमने उन्हें नहीं रोका? पहली बार शादी के बाद अंकल हमारे घर आए थे, बिना चाय नाश्ते किए तुमने उन्हें जाने कैसे दिया? अरे, मैं कुछ पूछ रही हूँ, उसका जवाब तो दो। ए, दीदी कुछ पूछ रही है, जवाब तो दे। अमर, तू चुप रह, मैं बात कर रही हूँ ना। अच्छा ठीक है संध्या, तू मत बता, मैं अंकल से बात कर लूंगी। तू कल रात कुछ नहीं खाई है तो ये ले, पहले कुछ खा ले। अरे सोच क्या रही है, कुछ खा लेना। दीदी, उसको इतना फोर्स क्यों कर रही हो? नाश्ता यहाँ रख दो, भूख लगने पर वो खुद खा लेगी। अमर, मैं तुझे कहा ना, तू चुप रह। ले संध्या, कुछ खा ले। संध्या के दिमाग में उसकी पापा की बातें गूंज रही थी, इसलिए उसने साधना की हाथों से खाने की प्लेट फेंक देती है। ये देखकर अमर गुस्से में आकर संध्या को एक चांटा मारता है। मिस्टर अमर, किसके लिए गुस्सा? चांटा मारकर मुझ पर मर्दांगी दिखा रहे हो? 2 पैसे कमाने की तुम्हारी औकात नहीं है। 2 वक्त की रोटी के लिए तुम्हें अपनी दीदी और जीजाजी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, तो फिर इतनी गुस्सा क्यों? पहले जाओ, 2 पैसे कमा के दिखाओ। तुम चाहे नौकरी करो या तो फिर मजदूरी करो, लेकिन पैसे कमाओ, फिर मुझ पर अपना मर्दांगी दिखाना। तुम पैसे कमाते नहीं हो, इसलिए मुझे दूसरों से ताने सुनने पड़ते हैं। जाओ, पैसे कमा के दिखाओ। उस पैसों से तुम मेरे लिए जो कुछ भी लाओगे, मैं बहुत खुशी से खाऊंगी।
संध्या की बात सुनकर अमर नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक गैरेज में नौकरी मिलती है। पहले दिन से ही वो वहाँ पर काम में लग जाता है। उसका काम और मेहनत को देखकर गैरेज का ओनर उसे कुछ पैसे एडवांस देते हैं और उसकी मैकेनिक का जॉब परमानेंट कर देते हैं। ये देखकर अमर बहुत खुश हो जाता है और खुशी से घर लौटता है। दीदी, जीजू, कहाँ हो आप दोनों? जल्दी यहाँ हॉल पे आइए। क्या हुआ अमर, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? बताता हूँ, पहले आप दोनों मुझे आशीर्वाद दीजिए। हम दोनों की आशीर्वाद तो तेरे साथ हमेशा है अमर। बोल, क्या बात है? दीदी, जीजू, मुझे गैराज में मैकेनिक का जॉब मिल गया है। मेरा काम को देखकर गैराज की ओनर एडवांस में कुछ पैसे दिए हैं। ए लो दीदी, मेरी पहली कमाई। इस पैसों को तुम रखो। अरे वाह, तुझे नौकरी मिल गई। सुना आपने, अमर को नौकरी मिल गई। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं आज ही सबके लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी। संध्या, ये मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया था मेरे पैसों से। मैं नहीं चाहता कि मेरे दीदी और जीजू के घर में कोई भूखा पेट रहे। संध्या, ये पैसे तुम रखो। ये मेरे अमर की पहली कमाई है। इसमें तुम्हारा ही हक है। मेरा अमर अब बेकार नहीं है। अब तो तू खुश है ना? साधना की बातें सुनकर संध्या चुप रहती है। दीदी, इससे बात करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? चलो यहाँ से और मुझे कुछ खाने को दो। मुझे जोरों से भूख लगी है। अच्छा ठीक है बाबा, चल। उसके बाद साधना, अमर और आकाश वहाँ से चले जाते हैं। सब जाने के बाद संध्या खुशी से अमर का लाया हुआ खाना खाती है। फिर अगले दिन संध्या किचन में आती है। संध्या, तू यहाँ किचन में? तुझे कुछ चाहिए क्या? दीदी, आज मैं सब खाना बनाऊंगी और आप मुझे खाना बनाना सिखाओगे। नहीं संध्या, तू क्यों परेशान होगी? तू जा, मैं बना दूंगी। नहीं दीदी, मैं कहा ना आपसे कि मैं खाना बनाऊंगी। आप मुझे बोलो पहले क्या करना है। अच्छा बाबा, ठीक है। पहले हम आज नाश्ते से शुरू करते हैं। साधना की सिखाने पर संध्या चाय नाश्ता बनाती है। आज तू ये सब खाना बनाई है, इसलिए चल पहले सबको चाय नाश्ता देकर आते हैं, फिर लंच बनाएंगे। उसके बाद संध्या और साधना सबको चाय नाश्ता देते हैं। सब चाय नाश्ता खाकर खुश हो जाते हैं। अरे वाह दीदी, आज तुमने चाय बहुत स्वादिष्ट बनाई हो। जी तो करता है कि मैं और एक चाय पी लूं। अच्छा, तो तुझे चाय बहुत पसंद आया? तुझे तारीफ करना है तो संध्या की कर, क्योंकि आज ये चाय नाश्ता संध्या ने बनाई है। क्या ये नक्चरी इतनी जल्दी खाना बनाना सीख गई? चलो, अच्छा हुआ दीदी, कुछ तो अच्छा चीज बनाना सीखी इसने। ए, मुझे नकचड़ी क्यों बोल रहे हो? नक्चरी को नक्चरी ना बोलूं तो क्या बोलूं? अच्छा दीदी, मैं गैराज जा रहा हूँ। दीदी, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। शाम को अमर गैरेज से घर आकर हॉल में चुपचाप बैठता है। उसे देखकर आकाश बोलते हैं, क्या हुआ अमर, तुम इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? जीजू, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ पैसा चाहिए। कितने पैसे चाहिए? मैंने बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया था, उसमें मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अब भी 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जीजू आपके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आप दोनों जीजा साला क्या बात कर रहे हो? साधना, अमर को 2 लाख रुपए चाहिए। वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। मैंने उसे कहा कि पैसे की बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन अमर मुझे पूछ रहा है कैसे। तू पैसों की चिंता मत कर, पैसे तुझे मिल जाएंगे। रुक, मैं अभी आती हूँ। ऐसे कहकर साधना अंदर चली जाती है और एक फाइल लेकर आती है। अमर, तू जरा यहाँ साइन कर दे। ठीक है दीदी। उसके बाद अमर उस फाइल में साइन कर देता है। रोहित, जल्दी से हॉल में आ। क्या हुआ दीदी? यहाँ इस पेपर्स में साइन कर दे। उसके बाद रोहित भी फाइल में साइन कर देता है। ये देखकर काव्या फिर से गुस्सा हो जाती है और रोहित के साथ झगड़ा करती है। बस करो काव्या, बस करो, मुझसे गलती हो गई है। मैं कल सुबह दीदी से इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन आकाश और साधना आकर रोहित और अमर को हॉल में फिर से बुलाते हैं। रोहित,
अमर, मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। दीदी, आपके कहने से पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछ, क्या पूछना है? दीदी, आपने कल जो पेपर्स में साइन लिया वो क्या था? आपने कुछ बताया नहीं। रोहित की बातें सुनकर साधना बहुत दुखी होती है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये देखकर आकाश रोहित को बोलते हैं, वाह रोहित वाह, इतने सालों के बाद तुम अपने दीदी को ऐसे बात पूछा जिसे सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम अपने दीदी को शक कर रही हो, मेरी साधना को शक कर रही हो। वो तुम दोनों को सिर्फ भाई की तरह नहीं, बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा की है, और तुम उसके ऊपर शक किए। अरे ये देख, इस स्टाम्प पेपर्स में उसने तुम दोनों की साइन लेकर एक घर तुम दोनों के नाम पर कर दी है। एक घर तुम दोनों की है, हमारा इस घर पर कोई हक नहीं है। जिस दिन मेरा और साधना की शादी हुई, उस दिन से हर महीने तुम्हारी दीदी घर के भाड़े के हिसाब से पैसे बैंक में तुम दोनों के नाम पर जमा करती आ रही है। कल अमर ने कहा कि उसको 2 लाख रुपए चाहिए, इसलिए साधना ने तुम दोनों से साइन लेकर बैंक से 2 लाख रुपए उठाकर लेकर आई है। तुम्हारी दीदी बिल्कुल पागल है। उसने सोचा था कि ये सब बताकर तुम दोनों को सरप्राइज देगी, लेकिन वो खुद तुम्हारी बातें सुनकर शक हो गई। ये रहा 2 लाख रुपए। अमर, ये ले। मुझे नहीं चाहिए ये पैसे जीजू। जिस दीदी और जीजू ने मुझे अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किए, मैं उनसे भाड़े की पैसा लूं? मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। आप ये पैसे मंदिर में दान कर दीजिए या किसी गरीब को दे दीजिए, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं या तो फिर संध्या इस पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे। मैं ये पैसे मंदिर में रख रहा हूँ, जिसको जब चाहिए मंदिर से ले लेना। चलो साधना, अंदर चलो। मुझे माफ कर देना बेटा। मुझे लगा कि मेरा भाई जैसे झूठ बोलकर पेपर्स में मेरी सिग्नेचर लेकर मेरी पूरी जायदाद उसके नाम कर दिया, वैसे ही तुम्हारे दीदी और जीजा जी करेंगे। लेकिन वो दोनों तो इंसान के रूप में देवता है, देवता। रोहित बेटा, जाओ साधना और आकाश से माफी मांगो। मुझे लगता है कि वो दोनों तुम्हें माफ कर देंगे। अगर वो दोनों तुम्हें माफ नहीं किए तो मैं और काव्या जाकर उन्हें माफी मांगेंगे। जाओ बेटा, जाओ। हाँ, और एक बात बेटा, वो पैसे तुम कभी मत लेना, वरना भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। माँ, ये तू क्या कह रही हो? तुम रोहित को वो पैसे लेने के लिए क्यों मना कर रही हो? तुम रोहित के सास हो, इस घर की मेहमान हो। तुम इस घर में हमारी दया से रहती हो, हमारी पैसों से खाती हो। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो चुपचाप रहो, तुम्हें हमें सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हें इस घर में नहीं रहना है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। काव्या, ये कैसी बात कर रही हो माँ के साथ? तुम चुप रहो रोहित, मैं अपनी माँ को उसकी औकात दिखा रही हूँ। माँ, आप काव्या की बात को बुरा मत मानिए। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहाँ हमारे साथ रहेंगे। उसके अगले दिन अमर जब गैरेज से घर आता है, तब वो अपने कमरे की बेड पर 2 लाख रुपए रखा हुआ देखता है। पैसों को देखकर अमर गुस्सा हो जाता है और संध्या को एक चांटा मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीदी से ये पैसा लेने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना इन पैसों को हाथ ना लगाने को। मैंने दीदी से ये पैसे नहीं लिए हैं, तुम मना किए थे। वो पैसे तुम नहीं लोगे, इसलिए मैं अपनी गहने गिरवी रखकर ये 2 लाख रुपए लाई हूँ तुम्हारे लिए। बिना समझे मुझ पर हाथ उठाना तुम्हारा आदत बन चुका है। अगर फिर से तुम कभी मुझे हाथ उठाए तो ये अच्छा नहीं होगा, बोल देती हूँ। तुम इतने चुपचाप क्यों बैठी हो काव्या? रोहित, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। 50,000 रुपए? इतने सारे पैसे की तुम क्या करोगी? मुझे शॉपिंग करनी है। शॉपिंग के लिए इतने सारे पैसे? अच्छा ठीक है, जब मुझे इस मंथ की सैलरी मिल जाएगा तब तुम पैसा ले लेना। मुझे आज और अभी 50,000 रुपए चाहिए। मैं अभी इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? मैं कहा ना तुम्हें कि मेरी सैलरी आने के बाद तुम पैसे ले लेना। तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है तो दीदी के पास जो पैसे हैं उनमें से 50,000 लाकर मुझे दे दो। ये तुम क्या कह रही हो? वो पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ?
उस पैसों के लिए तो मैं दीदी और जीजाजी से नजर नहीं मिला पा रहा हूँ। खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। अमर को पैसे की इतनी जरूरत थी, लेकिन उसने भी पैसे नहीं लिए, तो मैं कैसे ले सकता हूँ? मैं ये सब कुछ नहीं जानती। मुझे पैसे चाहिए तो बस आज ही चाहिए। अगर तुम वो पैसे दीदी से नहीं मांग सकते तो मैं जाकर उनसे ले आती हूँ। और ऐसे भी वो पैसे हमारे हैं। हमारे पैसे हमें लेने में कैसी शर्मिंदगी। और एक बात, तुम्हारी दीदी और जीजाजी एक घर तुम दोनों भाइयों के नाम कर चुके हैं, तो फिर वो दोनों यहाँ क्यों हैं? चले क्यों नहीं जाते हमारे घर से? काव्या, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मेरी दीदी और जीजाजी सिर्फ मेरे दीदी और जीजाजी नहीं है, वो मेरे लिए मेरे माता पिता है। खुद की बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़े किए हैं उन्होंने हम दोनों भाइयों को। इतना प्यार आ रहा है अपनी दीदी और जीजाजी के ऊपर, तो उनके साथ ही रहते। मुझसे शादी करके यहाँ क्यों लेकर आए? शादी के बाद तुमने मुझे कहीं घुमाने लेकर गए, किसी रेस्टोरेंट में खाना कभी खिलाए, मेरे लिए कभी एक साड़ी खरीद के लाए? 24 घंटे सिर्फ दीदी 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 बोलते रहते हो। हमेशा उनके आगे पीछे छोटे बच्चे की तरह घुमा करते हो। वो तुम्हें उनकी बस में करके रखी है। आज हम दोनों अकेले हैं, कल हमारा बच्चा होगा, हमारा परिवार बढ़ेगा। मैं ये नहीं चाहती तुम्हारी तरह मेरी बच्चे हाथ फैलाकर तुम्हारे दीदी के आगे पीछे घूमे। वो तो एक बांझ है। अगर उनका साया भी मेरे होने वाले बच्चे के ऊपर पड़ा तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बस काव्या बस, तुम्हें पैसे चाहिए ना? मैं तुम्हें पैसे दीदी से लिया कर दूंगा, लेकिन दीदी को ऐसी बात कहना बंद करो। दीदी, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं मंदिर में रखी हुई पैसों से 50,000 रुपए लिए हैं। मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है रोहित। ये पैसे तुम्हारे और अमर के हैं। तुम दोनों जब चाहे पैसे ले सकते हो। इसमें तुम्हें इजाजत मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो पैसे, पूरे 50,000। क्या सच में तुम पैसे लाए हो? दो जल्दी दो, पहले गिन तो लो। काव्या, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे दीदी को जो भी कुछ कहना है कहो, लेकिन उन्हें बांझ कभी मत कहना। वो ये बातें सह नहीं पाएगी, मर जाएगी वो। मैं ये पैसे दीदी से इसलिए लाया कि तुम्हारी जुबान बंद कर पाऊं। प्लीज काव्या, दीदी को कभी भी बांझ मत कहना। हाँ ठीक है, अब चलो सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। दीदी, आप ये फाइल लेकर यहाँ क्यों खड़े हो? कोई आने वाला है क्या? संध्या, अमर उसका एक इम्पोर्टेंट फाइल घर में भूल गया है। उसने कॉल किया था मुझे। वो गैरेज से किसी को भेजा है घर में। वो आदमी अब आ रहा होगा, बस उसी की इंतजार कर रही थी। दीदी, आप यहाँ खड़े होने से वो आदमी जल्दी तो नहीं आएगा। आप अंदर चलिए, हॉल में आराम से बैठिए। जब वो आदमी आ जाएगा आप उसे ये फाइल दे देना। चलिए दीदी, अंदर चलिए। संध्या, काफी लेट हो गया है, कोई अभी तक आया ही नहीं फाइल लेने। आप चिंता मत कीजिए दीदी, मैं अमर को कॉल करती हूँ। उसके बाद संध्या अमर को फोन करती है, लेकिन अमर फोन उठाता नहीं है। दीदी, आपका खड़ूस भाई मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा है। शायद अमर काम में बिजी होगा। संध्या, मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर अमर को ये फाइल देकर आती हूँ। दीदी, आपकी तबीयत कल ठीक नहीं थी, आप इतनी कड़ी धूप में कैसे जाओगे? आप फिर से बीमार पड़ जाओगे, इसलिए ये फाइल मुझे दीजिए, मैं अमर को दे आऊंगी। अच्छा ठीक है, तू जा, लेकिन वहाँ जाकर मेरी भाई से झगड़ा मत करना। अच्छा ठीक है, मैं आपके भाई से झगड़ा नहीं करूंगी। अब तो मुझे फाइल दीजिए। संध्या साधना से फाइल लेकर गैरेज में पहुंचती है। तब वो अपनी पापा की कार वहाँ पर देखती है। पापा की कार यहाँ? कार तो एकदम ठीक ठाक है, फिर एक कार यहाँ किसने लाया? ये सोचकर संध्या अमर के पास जाती है। तब वो देखती है कि आलोक जी और अमर बातें कर रहे हैं। वो चुपचाप खड़ी होकर उनकी बातें सुनती है। अमर, जब तुम्हें मैं पहली बार देखा तब से मैं जानता था कि तुम एक अच्छे और सच्चे इंसान हो, इसलिए मैं अपनी संध्या की हाथ तुम्हारी हाथों में देने के लिए फैसला किया था। लेकिन आज देखो, मेरी बेटी संध्या मुझ पर गुस्सा होकर मुझसे बात नहीं कर रही है। लेकिन क्यों पापा? संध्या की शादी तुम्हारे साथ करवाने के लिए मैंने तुम दोनों के फोटो अखबार में छपवाया था। क्या?
ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं सच कह रहा हूँ। ये बात जब संध्या को पता चली, वो गुस्से से मेरे घर से चली आई। फिर एक दिन मैं तुम्हारे घर गया था, तब संध्या छत पर थी। उसे सही रास्ते पे लाने के लिए और तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मैंने उसे बोला कि जाकर अमर से बोल कि वो 2 पैसे कमाए। कब तक वो पैसों के लिए अपनी दीदी और जीजाजी को हाथ फैलाता रहेगा? पैसा कमाकर वो कम से कम तुझे एक वक्त की रोटी तो खिलाए। जिसके पति के पैसा कमाने की औकात नहीं है, उसकी बीबी की इतना घमंड क्यों है? ये बात सुनकर संध्या मुझ पर गुस्सा हो गई और उस दिन से लेकर आज तक वो मुझसे बात नहीं कर रही है। मुझे गलत मत समझना अमर, मैं जो भी कुछ किया तुम्हें कामयाब बनाने के लिए और संध्या की घमंड तोड़ने के लिए किया। अगर मेरी बात सुनकर तुम्हें बुरा लगी हो तो मुझे माफ करना बेटा। नहीं पापा, आप मुझे माफी मत मांगिए। आप जो भी कुछ किए मेरे और संध्या की भले के लिए ही किए हैं। मुझे आपके बात सुनकर बुरा नहीं लगा। मुझे तुमसे कुछ और भी कहना था अमर। मैं जानता हूँ कि तुम और संध्या एक दूसरे को पसंद नहीं करते। शादी के बाद भी तुम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता अभी तक नहीं बना है। तुम दोनों से मजबूरी में आकर एक दूसरे से शादी किए है। जो प्यार और अपनापन पति पत्नी के बीच रहना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है। अमर, मेरी संध्या अगर तुम्हारी लायक नहीं है तो मैं तुम्हें आज ये कह रहा हूँ कि संध्या को तलाक देकर तुम अपनी पसंद की लड़की देखकर उसके साथ शादी कर सकते हो। उसके साथ फिर से घर संसार बसा सकते हो। उसमें मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं ये समझ लूंगा कि मेरी संध्या की तकदीर में तुम कभी थे ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? संध्या मेरी पत्नी है। मैंने उसे मेरी दीदी और जीजू के सामने शादी किया है। 7 फेरे लिए है उसके साथ। वो मुझे प्यार करे या ना करे, लेकिन मैं संध्या से बहुत प्यार करता हूँ। वो चाहे तो मुझे छोड़ सकती है, मुझसे तलाक ले सकती है, लेकिन मैं संध्या को कभी नहीं छोड़ सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद था अमर। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। एक बात हमेशा याद रखना अमर, ये आलोक मित्तल तुम्हारे साथ हमेशा से है। मैं अभी आता हूँ। ये बात सुनकर संध्या बहुत खुश हो जाती है। संध्या, तू यहाँ? संध्या खुशी से उसकी पापा की गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए पापा। अनजाने में मैंने आपको बहुत कुछ उस दिन बोल दिया था। मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। मैं आज आपकी और अमर की सारी बातें सुन चुकी हूँ, इसलिए आप अपनी इस नादान बेटी को माफ कर दीजिए पापा, माफ कर दीजिए। संध्या, तू बदल चुकी है। तेरी इस बदलाव रूप को देखकर तेरे पापा आज बहुत खुश है बेटा। पापा, आज मुझे एहसास हो रहा है कि आपने मेरी शादी अमर के साथ क्यों करवाए थे। अमर जैसा जीवन साथी मुझे और कहीं नहीं मिलता पापा। उसके लिए आपका मैं जितना शुक्रिया करूं उतना ही कम है पापा। तेरे दिल में भी अमर के लिए प्यार है, ये जानकर मेरे दिल को आज बहुत सुकून महसूस हो रहा है बेटा। जा, अमर से अपनी प्यार का इजहार करके दोनों खुशी से रहो। मेरा साथ और आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा है संध्या। जा, देर मत कर। मैं अब आता हूँ बेटा, खुश रहो। इतना कहकर आलोक जी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद संध्या अमर के पास जाती है। संध्या, तुम यहाँ? दीदी ने तुम्हारे लिए एक फाइल भेजा है। फाइल लाने के लिए तुम्हें थैंक्स। तुम्हें फाइल यहाँ रख दो। एक खड़ूस पहले कभी नहीं बोलेगा कि वो मुझसे प्यार करता है। पापा के सामने बोल दिया, लेकिन पत्नी के सामने बोलने में बहुत भाव दिखा रहा है। लेकिन अमर बोले या ना बोले, मैं बोल देती हूँ। क्या हुआ संध्या, ऐसे खड़े क्यों हो? फाइल यहाँ रख दो और घर जाओ। अमर की बातें सुनकर संध्या अमर के पास जाकर उसकी गाल पर एक किस देती है और उसे गले लगा देती है। ये देखकर अमर हैरान हो जाता है। आई लव यू अमर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अमर, क्या हम दोनों पुरानी बातें, पुरानी झगड़ा भूलकर फिर से हमारी जिंदगी एक नई तरह से शुरू नहीं कर सकते? संध्या की बातें सुनकर अमर बहुत खुश हो जाता है और संध्या की हाँ में हामी भरता है। सुनो काव्या, कितने दिनों के बाद हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, इसलिए मैं ये चाहता था कि तुम माँ बनने वाली हो। ये बात दीदी को जाकर हम दोनों बुलाए। देखना, दीदी बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो होगा, तुम्हें इस बारे में कोई अंदाजा है? क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी दीदी की साया मेरी बच्चे के ऊपर पड़ने से मेरे बच्चे की कोई नुकसान ना हो। मेरी दीदी की साया में पलकर मैं और अमर बड़े हुए हैं। एक कामयाब इंसान बने हैं हम दोनों। जब हमारा कुछ बुरा नहीं हुआ तो मेरे बच्चे का बुरा कैसे होगा काव्या? देखना,
मेरा दीदी का आशीर्वाद से ये बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा होगा। इसलिए चलो मेरे साथ दीदी के पास। उसके बाद रोहित और काव्या साधना के पास जाते हैं और उसे खुश खबर देते हैं। काव्या माँ बनने की खबर सुनकर साधना और आकाश बहुत खुश हो जाते हैं। तुम दोनों ने आज मुझे ऐसी खुश खबर दे दी कि मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है। बहुत जल्दी इस घर में रोहित का बच्चा होगा। मैं उसे गोदी में लेकर ढेर सारा प्यार करूंगी। और काव्या, तू बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तेरी ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखूंगी। तुझे किसी भी चीज की कमी महसूस होने नहीं दूंगी। एक्सक्यूज मी दीदी, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर काव्या गुस्से से अपनी कमरे में चली आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अमर गैरेज से घर आकर संध्या को गले लगा देता है। अरे अरे, क्या कर रहे हो अमर? छोड़ो मुझे। संध्या, मैं आज बहुत खुश हूँ। खुश हो? कहीं कोई जैकपॉट तो नहीं लग गया? मैं जैकपॉट के ऊपर कभी भरोसा नहीं करता, मेहनत के ऊपर हमेशा भरोसा करता हूँ। अच्छा, तो इतनी खुश क्यों हो बताओ? संध्या, बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं एक कार खरीदूं दीदी और जीजू के लिए, और कल मेरा ये सपना पूरा होने जा रहा है। सोचा था कि मैं तुम्हें भी सरप्राइज दूं, लेकिन तुम्हें ना बताकर नहीं रह पाया। तुम सच कह रहे हो? तुम कल कार खरीद रहे हो? मैंने आज ऑलरेडी कार की सारी पेमेंट कर दिए है, लेकिन कार कल डिलीवरी होगा, क्योंकि कल दीदी और जीजू की मैरिज एनिवर्सरी है। मैं उन्हें एक कार कल ही गिफ्ट करना चाहता हूँ। क्या दीदी और जीजाजी का कल मैरिज एनिवर्सरी है और तुम मुझे आज बोल रहे हो? सॉरी, मैं कार के चक्कर में तुम्हें ये बात बोलना भूल गया। कोई बात नहीं अमर, कल हम दीदी और जीजाजी का मैरिज एनिवर्सरी बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। मैं क्या सोच रही थी अमर, कि दीदी और जीजाजी के लिए हमें एक साड़ी और ड्रेस लाना चाहिए। सही बोला तुमने। और हाँ, कल कार लाने के समय तुम्हारे पापा से मिलाएंगे और उन्हें कल की पार्टी के लिए भी इनवाइट कर देंगे। ये बात सुनकर संध्या खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अमर और संध्या साधना और आकाश को एनिवर्सरी की विश करते हैं और उसके बाद वो दोनों आलोक जी के घर चले जाते हैं और उन्हें पार्टी की इनविटेशन देते हैं। क्या आज साधना और आकाश की मैरिज एनिवर्सरी है? और अमर, तुम इन दोनों को कार प्रेजेंट देना चाहते हो? बहुत अच्छा बेटा, अगर तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत होगी तो मुझे जरूर बोलना। नहीं पापा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैंने कार ऑलरेडी खरीद ली है, आज सिर्फ लाना है। और आप भी चलिए हमारे साथ कार शोरूम। हाँ पापा, चलिए ना। पहले हम दीदी और जीजाजी के लिए कुछ शॉपिंग करेंगे, फिर उसके बाद कार लेने जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो। मैं उन दोनों के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदूंगा। तेरी तरह साधना भी मेरी बेटी जैसी है। बहुत दिनों से चाहता था कि उसको और आकाश को कुछ खरीद के दूं। देखो, आज वो दिन आ गया। इधर आकाश और संध्या शिव मंदिर जाकर दर्शन करके घर लौटते हैं। वो दोनों साथ में प्रसाद लेकर आते हैं। साधना, तुम अंदर जाओ, मैं अभी आया। काव्या, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो। मैं और आकाश जी शिव मंदिर गए थे, वहाँ से सबके लिए प्रसाद लेकर आए हैं। ए लो, तुम भी खाओ। शिव जी के आशीर्वाद से तुम्हारा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाएगा। लो प्रसाद लो। मैं ये प्रसाद खाना नहीं चाहती। लेकिन क्यों काव्या? ये तो भगवान भोलेनाथ की प्रसाद है। तुम प्रसाद लेने से मना क्यों कर रही हो? लो ना। दीदी, मैं आपको कहा ना कि मैं ये प्रसाद खाना नहीं चाहती। आप क्यों हमेशा अपनी मर्जी दूसरे के ऊपर थोपती रहती हो? मैं आपके भाई नहीं हूँ जो आपकी हर बात मान के चलूं। और ऐसे भी आपके हाथ से प्रसाद खाने से प्रसाद भी जहर में बदल जाएगा। काव्या, ये तू क्या कह रही है? मैं जो बोल रही हूँ वो सही तो बोल रही हूँ। आप एक बांझ हो और मैं नहीं चाहती एक बांझ का साया मेरे बच्चे के ऊपर पड़े। आप तो कभी माँ नहीं बन पाए। आप क्या जाने एक माँ के लिए उसकी बच्चा क्या होता है। उसकी बच्चे की बुरी नजर से बचाना एक माँ के लिए कितनी जरूरत होती है। इसलिए आप मुझसे दूर रहिए। मैं नहीं चाहती आपकी बुरी साया मेरे बच्चे के ऊपर पड़े और उसका कुछ बुरा हो। काव्या, ये तू क्या कह रही है? मैं बांझ नहीं हूँ। रोहित और अमर क्या मेरे बेटे जैसे नहीं है? खुद तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती और बोल रही हो कि रोहित और अमर मेरे बेटे जैसे हैं। काव्या, मुंह संभल कर बात करो,
वरना अच्छा नहीं होगा। बंद कीजिए अपना ये ऊंची आवाज, अपना ये गुस्सा अपने सालों के ऊपर दिखाना, मुझ पर नहीं। और ऐसे भी मैंने क्या गलत कह दिया? बांझ को बांझ ही तो कहा, इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? एक घर मेरा है, अगर इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी से आप दोनों रहना, वरना आप दोनों यहाँ से जा सकते हो। साधना चलो इस घर से, हमें अब यहाँ नहीं रहना है। उसके बाद आकाश और साधना वहाँ से चले जाते हैं। काव्या, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने साधना जैसी देवी को बांझ कहा। ये बोलने से पहले तेरी जुबान लड़खड़ाए नहीं। मुझे खुद के ऊपर तरस आ रही है कि मैं तुझ जैसी नागिन को पैदा किया। माँ, तू चुप रह। मैं आज चुप नहीं रहूंगी। मैं इस घर से जा रही हूँ। जिस घर में आकाश और साधना जैसी देवता नहीं रहे, उस घर में मैं रहकर क्या करूं? इतना कहकर काव्या की माँ भी घर से चली जाती है। काव्या की बातें साधना को बहुत चुभती है। रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तब तक रात हो चुकी थी। साधना क्या हुआ? यहाँ बैठो। मुझे माफ कर दीजिए आकाश जी, मैं आपको कुछ दे नहीं पाई। मेरी भाइयों की वजह से मैंने आपको एक बच्चा तक दे नहीं पाई। नहीं साधना, ऐसे मत कहो। तुमसे शादी करके मैंने सब कुछ पा लिया है। बच्चा ना करने का फैसला मेरा था, तुम्हारा नहीं। और ऐसे भी मैंने हमेशा से रोहित और अमर को मेरा बेटा ही माना है। मुझे और कोई बच्चे की कभी जरूरत नहीं थी, इसलिए तुम अपने आप को दोष मत दो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा से प्यार था और हमेशा रहेगा। उसके बाद साधना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। साधना को ऐसी हालत में देखकर आकाश घबरा जाते हैं और वो वहां से जाते हुए गाड़ियों से लिफ्ट मांगते हैं, लेकिन कोई भी गाड़ी वहां पर नहीं रुकता। तभी अमर और संध्या नई कार में वहां से गुजरते हैं। तब वो आकाश को देखकर कार रोकते हैं। जीजू आप यहाँ? अमर, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया। देखना तेरी दीदी बेहोश हो गई है। चल उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हाँ चलिए जीजू। उसके बाद अमर, आकाश और संध्या साधना को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उधर रोहित साधना और आकाश के लिए एक गिफ्ट लेकर घर आता है। दीदी, जीजाजी आप दोनों कहाँ है? वो दोनों यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो वो दोनों कहीं बाहर गए हैं क्या? नहीं, वो दोनों इस घर से चले गए हैं। चले गए हैं? तुमने ही उन्हें कुछ कहा होगा, इसलिए वो दोनों यहाँ से चले गए। बोलो, तुमने दीदी और जीजाजी को क्या कहा? हाँ, मैंने उन्हें बांझ कहा और इस घर से निकल जाने के लिए बोला। ये बात सुनकर रोहित गुस्से में आकर काव्या को एक चांटा मारता है। मेरी दीदी को बांझ कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरी दीदी नहीं है, मेरी माँ है वो। और तुमने मेरी माँ को गाली दी। तुम्हें यहाँ अकेले राज करने का था ना, तो रहो अकेले। मैं भी इस घर से जा रहा हूँ। आज के बाद से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। नहीं रोहित, मुझे छोड़कर मत जाओ। तब अमर का कॉल आता है। भैया आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, दीदी अब आईसीयू में है। हाँ अमर, मैं अभी वहाँ आता हूँ। एक बात अच्छी तरह से याद रखना काव्या, अगर मेरी दीदी को तुम्हारी बातें सुनकर कुछ भी हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। देखिए ना भैया, दीदी को क्या हो गया? दीदी को कुछ नहीं होगा अमर, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। तभी डॉक्टर वहाँ पहुँचते हैं। देखिए पेशेंट की हालत अब बहुत बिगड़ती जा रही है। हमें उनकी जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, इसलिए आप इस फॉर्म में साइन कर दीजिए। डॉक्टर के कहने पर आकाश फॉर्म में साइन करते हैं। उसके बाद डॉक्टर तुरंत साधना की ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। सब मन ही मन भगवान को पुकार रहे थे। पूरे 4 घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बोले, मिस्टर आकाश, साधना जी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, लेकिन जब तक उन्हें होश नहीं आता कुछ कहा नहीं जा सकता। हम उन्हें 1 घंटे के बाद केबिन में शिफ्ट कर देंगे, तब आप उन्हें देख सकते हैं। ऑपरेशन के 2 दिन हो जाते हैं, लेकिन साधना को अभी तक होश नहीं आई थी। डॉक्टर, ऑपरेशन को 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन दीदी को अभी तक होश क्यों नहीं आई है?
इस बात से हम भी हैरान हैं मिस्टर अमर। अभी तक तो साधना जी का होश आ जाना चाहिए था, इसलिए हमने उनका एक सीटी स्कैन करवाया है। रिपोर्ट अभी आती ही होगी। साधना जी का रिपोर्ट। डॉक्टर रिपोर्ट देखते हैं। ओह नो, साधना जी अब कोमा में जा चुकी है। नहीं डॉक्टर, आप दीदी को ठीक कर दीजिए प्लीज। मेरी दीदी कोमा में नहीं जा सकती। देखिए, हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी भगवान की मर्जी। दीदी, आप मुझे माफ कर दीजिए। आपकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। ना मैं उस काव्या से शादी करता, ना ही आपके साथ ये सब होता। आप चाहे तो मुझे 2 थप्पड़ लगा दीजिए, लेकिन आप हम पर नाराज मत होइए दीदी। उठिए ना दीदी, अपनी आंखें खोलिए ना दीदी, प्लीज। दीदी, आंखें खोलिए दीदी। आप अगर ऐसे सोए रहेंगे तो हम दोनों भाइयों का कौन देखभाल करेगा? कौन हमें माँ का प्यार देगा? गलती होने पर कौन हमें माँ जैसा डांटेगा? आप तो हमेशा कहते हो कि हम दोनों आपके बेटे हैं, तो क्या आप अपने बेटों का कहना नहीं मानोगी? उठ जाइए ना दीदी, अपनी आंखें खोलिए, होश में आइए दीदी। अगर आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे तो हम दोनों भाई भी जिंदा नहीं रहेंगे दीदी। हम दोनों भाई अपना जान दे देंगे, हम मर जाएंगे दीदी। इतना कहकर रोहित और अमर फुट फुट कर रोने लगते हैं। उनका रोता हुआ आवाज साधना की कानों में गूंजता है और कुछ देर में साधना को होश आता है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। डॉक्टर आकर उसे चेक करते हैं। इट्स जस्ट मिराकल। मेरी 20 साल की कैरियर में मैंने ऐसा पहली बार केस देखा है कि एक कोमा में गया हुआ पेशेंट इतनी जल्दी होश में आ गया है। एक मिराकल नहीं तो क्या है। मानना पड़ेगा आप भाई बहन के प्यार को। ऐसा प्यार, ऐसा रिश्ता नसीब वालों को ही मिलता है। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। साधना जी अभी पूरी तरह से खतरे से बाहर है। अब आप बाहर जाइए, पेशेंट को आराम करने दीजिए। आप सब कल फिर से मिल सकते हैं। उसके अगले दिन सब साधना की केबिन में थे। तब काव्या वहां आती है। उसे देखकर रोहित गुस्सा हो जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम फिर से मेरी दीदी का जान लेना चाहती हो? चले जाओ यहाँ से, हमारा तुमसे अभी कोई रिश्ता नहीं है। मुझे माफ कर दो रोहित। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपको ऐसी बातें नहीं कहना था। आप ही रोहित और अमर की माँ हो और वो दोनों आपकी ही बेटे हैं। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है दीदी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। जीजा जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। काव्या, रो मत। मैं तुझ पर नाराज नहीं हूँ। मैं तुम्हें कब का माफ कर चुकी हूँ। और रोहित, तू भी काव्या को माफ कर दे, वो अब बदल चुकी है। साधना के कहने पर रोहित काव्या को माफ कर देता है। दीदी, जीजाजी, वो घर आप दोनों का है, इसलिए दीदी पूरी तरह से ठीक होने के बाद आप फिर से घर चलिए। वो घर आप दोनों की राह देख रही है। साधना पूरी तरह से ठीक होने के बाद रोहित और अमर साधना और आकाश को घर लेकर जाते हैं। उसके बाद सब पहले की तरह हंसी खुशी से रहने लगते हैं। प्रिया और पूनम दोनों सगी बहनें थे, लेकिन दोनों की स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां पूनम स्वभाव से विनम्र और दरिया दिल थी, वहां प्रिया एक नंबर की स्वार्थी और लालची थी। वो पूनम को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद उनकी मम्मी पापा ने उन दोनों की शादी करने का फैसला किया। क्योंकि प्रिया बड़ी थी, इसलिए पहले उसकी शादी तय किया गया। एक दिन प्रिया और पूनम दोनों अपनी मम्मी पापा के साथ बैठे हुए थे। प्रिया बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। उसकी फोटो भी साथ में लाया हूँ, देखना चाहोगी? फोटो से क्या होगा पापा? पहले आप मुझे ये बताइए कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, उसके घर में कौन कौन रहते हैं, उनकी खानदान कैसी है और उनकी स्टेटस कैसे है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी कम पढ़ा लिखा लड़के से हो या किसी गरीब से हो। अरे बेटा, वो लड़का एक मल्टीनेशनल कंपनी में CEO है।
उसकी घर में धन दौलत की कमी नहीं है। तू वहाँ जाकर खुशी से रहेगी। तो ठीक है पापा, मुझे मंजूर है ये रिश्ता। आप उनको शादी के लिए हाँ कर दीजिए। कुछ दिन के बाद प्रिया की शादी आकाश के साथ बड़े धूमधाम से कर दी गई। क्योंकि प्रिया बड़ी बेटी थी, इसलिए उसकी पापा शादी में कोई कसर नहीं छोड़े। उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा इस शादी में खर्चा किए। इसकी वजह से उनका अच्छा खासा कर्जा भी हो गया। कुछ साल बाद पूनम भी शादी के लायक हो गई। फिर एक दिन सुनो, मैंने पूनम के लिए भी एक लड़का देखा है। वो लोग प्रिया की ससुराल वालों जैसा इतना अमीर तो नहीं है, लेकिन शहर में उनका छोटा सा घर और किराने की दुकान है। अपनी पूनम खुश तो रहेगी ना वहाँ पर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं चाहता था कि पूनम की शादी प्रिया की तरह बड़े धूमधाम से करूं, लेकिन पैसे की समस्या की वजह से नहीं हो पा रहा है। कितने बड़े बड़े घर में मैं पूनम के लिए रिश्ता देखा, लेकिन पैसे की वजह से वो लोग मना कर दिए। बात आगे बढ़ नहीं पाई। तब पूनम वहाँ आ जाती है। वो अपनी मम्मी पापा की सारी बात सुन चुकी थी। आप चिंता मत कीजिए पापा, आपने जहाँ मेरी रिश्ता तय किया है, मैं वहाँ पर शादी करूँगी और खुश भी रहूँगी। मुझे तो सिर्फ आप दोनों की आशीर्वाद चाहिए। पूनम की बातें सुनकर उसकी पापा को थोड़ी सी शांति मिली। फिर कुछ ही दिनों में पूनम की शादी अनुराग से हो जाती है। अनुराग बहुत ही सच्चा, मेहनती और दिल की अच्छा इंसान था। पूनम की ससुराल में सिर्फ उसकी सास थी, जो अक्सर बीमार पड़ती थी। पूनम आते ही घर की पूरी जिम्मेदारी अपनी ऊपर ले ली, जिससे उसकी सास को बहुत राहत मिली। पूनम दिन भर घर की काम करती थी और समय मिलते ही वो दुकान की कामों में अनुराग की मदद करती थी। उधर प्रिया की जिंदगी ऐसो आराम में कटती थी, कभी शॉपिंग तो कभी पार्टी, ऐसे ही उसकी दिन कटती थी। एक दिन पूनम और अनुराग दुकान पर थे, तभी एक बड़ी सी कार उनकी दुकान की सामने रुकी। उसमें से प्रिया और उसकी पति निकले। प्रिया की हाथ पे एक मिठाई का बॉक्स था। दोनों दुकान की अंदर गए और प्रिया पूनम को मिठाई का बॉक्स देते हुए बोली, तेरी जीजा जी ने आज एक कार खरीदी है, पूरे 30 लाख की है। मैंने सोचा एक खुशखबरी तुझे पहले दूं, इसलिए आ गई। ऐसे भी तुम्हारी ये दुकान ठीक ठाक है। महीने में कितना कमा लेते हैं जीजा जी? कोई 5-10 हजार कमा लेते होंगे ना? और इतनी कमाई में तुम लोग कार नहीं खरीद सकते ना? इसलिए मैं तुझे मेरी नई कार दिखाने के लिए आ गई। दरअसल प्रिया पूनम को नीचा दिखाने के लिए दुकान आई थी, लेकिन भोली भाली पूनम अपनी दीदी की बातों को समझ नहीं पाई। पर अनुराग प्रिया की बातों को ठीक से समझ पाया और प्रिया की बातों से उसको बड़ा दुख पहुंचा। प्रिया और आकाश की जाने के बाद अनुराग पूनम से बोला, पूनम, तुम्हारी दीदी यहाँ खुशी बांटने नहीं आई थी, बल्कि हमें जलाने के लिए यहाँ आई थी। वो जानती है ना, हमारी हैसियत नहीं है कार खरीदने की, इसलिए अपनी नई कार दिखाकर हमें जलाना चाहती थी और नीचा दिखाना चाहती थी। नहीं अनुराग, ऐसे कोई बात नहीं है। वो भला हमें जलाना क्यों चाहेगी? ऐसी ही बात है। उसको पता है ना कि मैं कभी कार खरीद नहीं सकता। मामूली दुकानदार जो हूँ, और उसका पति तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में CEO है ना। किसने कहा कि तुम कभी कार खरीद नहीं सकते? तुम जरूर कार खरीदोगे। अरे प्रिया दीदी की पति तो कंपनी का CEO है और वो कंपनी में जॉब करते हैं, और तो और उन्हें कंपनी के हिसाब से काम करना पड़ता है। पर यहाँ तुम मालिक खुद हो, जैसे चाहो अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकते हो। अगर तुम ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। मैं हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगी। देखना कुछ साल के अंदर तुम एक नहीं 10 कार का मालिक बन जाओगे। अनुराग ने पूनम की बात सुनकर
सारी चिंता छोड़कर जी तोड़ मेहनत करना शुरू किया। वो रोजाना 7 बजे दुकान खोलता था और रात की 11 बजे तक दुकान में ही रहता था। दोपहर के बाद पूनम भी उसका साथ देने दुकान आ जाती थी। अनुराग और पूनम दोनों ही बहुत अच्छे थे। वो दोनों ग्राहकों से बड़े विनम्रता के साथ बात करते थे। उसका नतीजा यही होता था कि जो उनकी दुकान पर एक बार कोई सामान लेता था, वो फिर बार बार वहां आता था। ग्राहकों को कम दाम में अच्छी सामान देने के लिए वो दोनों एक योजना बनाई। वो लोग दुकान का सामान शहर की व्यापारियों से ना खरीदकर सीधे दिल्ली और मुंबई जैसी बड़े शहरों से मंगाने लगे। इसमें ग्राहकों को अच्छा सामान मिलने की साथ साथ दुकान में भी अच्छा मुनाफा हो जाता था। ऐसे ही कुछ ही सालों में अनुराग ने पूनम की नाम पर कई किराने, फल, सब्जियों, केक शॉप और डेली यूज की सामानों का दुकानों का शुभारंभ किया और उसका नाम रखा पूनम ग्रोसरी मार्ट। अब अनुराग और पूनम की कई शहरों में ग्रोसरी दुकानें थी। उनकी गिनती अब शहर की जाने माने और अमीर लोग में से होने लगी थी। अनुराग की माँ की तो खुशी से फूल नहीं समाती थी। वो सबसे कहती थी, अरे मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। वो मेरी घर में आई और देखो वो घर को कहां से कहां बना दिया। वो मेरी लक्ष्मी है लक्ष्मी, हाथ लगा दे तो मिट्टी भी सोना बन जाए। ऐसी बहू भगवान सबको दे। एक दिन अनुराग एक नई कार लेकर घर आया। अरे तुम फिर एक नई कार ले आए? मैं कुछ नहीं कर रहा। ये तो तुम्हारी हर बात सच हो रही है। मेरी कौन सी बात सच हो रही है? अरे तुमने तो कहा था ना, मैं एक नहीं 10 कार का मालिक बनूंगा। उनमें से 7 कार तो आ गए और 3 लाना बाकी रह गया। पूनम खिलखिलाता हुआ हंसने लगी। चलो तुम्हारी दीदी के घर मिठाई दे आए। दोनों मिठाई लेकर प्रिया के घर चले। अंदर जाने के बाद वो दोनों देखे कि प्रिया और उसके पति के बीच लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई की धुन में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब पूनम और अनुराग वहां आए। अरे मैं पूछती हूँ, तुम्हें क्या जरूरत थी कंपनी में घोटाला करने की? तुम्हारी जमानत करवाने में घर की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई और तो और तुम्हारी जॉब भी चली गई। घर में एक पैसा भी नहीं है। घर गाड़ी सब गिर भी पड़ी है। तुम्हारी एक गलत कदम में सब बर्बाद हो गया। अब घर कैसे चलेगा? मैं क्या अपने लिए पैसे की घोटाला किया था? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था। तुम्हें बड़ा शौक था ना पार्टी करने की, शॉपिंग करने की। अब भुगतो। देखो ताने मत मारो। कोई और लड़की होती तो तुम्हें ठेंगा दिखाकर अपनी मायका चली जाती। अरे तुम भी चली जाओ ना। किसने तुम्हें यहाँ रोका है? जानते हो ना, मेरी मायके की हालत अभी ठीक नहीं है। मैं वहाँ नहीं जा सकती। तभी अचानक उनकी नजर पूनम और अनुराग की ऊपर पड़ी। प्रिया ने पूनम को गले लगाते हुए रोने लगी। अनुराग, पूनम, आप दोनों यहाँ? वो मैं। आप कुछ मत बोलिए, हम दोनों ने सब कुछ सुन लिया है। अनुराग, मैंने सुना है कि 2 दिन के बाद आप इस शहर में एक नया ग्रोसरी स्टोर खोल रहे हो। अगर आप मुझे वहाँ मैनेजर की जॉब दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आप तो जानते हो कि हमारी घर की हालत अब क्या है। अनुराग ने पूनम की ओर देखकर बोला, आकाश भैया, आपको ग्रोसरी स्टोर में जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस शॉप की मालिक बनेंगे। मैं आपकी नाम वो शॉप कर दूंगा। आप परेशान मत होइए। वो ग्रोसरी शॉप अब आप दोनों का होगा। ये बात सुनकर प्रिया की घमंड चूर चूर हो गया। जिस बहन को वो हमेशा अपनी दौलत की झूठी शान दिखाकर हमेशा नीचा दिखा रही थी, वो बहन आज उसकी मुसीबत में साथ दी और उसका सहारा बनी। प्रिया को अब समझ में आ गया था कि कभी पैसों की घमंड नहीं करनी चाहिए। उसने अपनी गलती की माफी पूनम से मांगी। पूनम ने प्रिया की हाथ पकड़कर उसे माफ कर दी। अब दोनों बहनें खुशी से रहने लगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों,
लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।